जब आप एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे होते हैं या जब नीचे उतर रहे होते हैं तो बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसी हैं जो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं एंड आपको रास्ते में दिखाई देती हैं। तो ऐसा है, बहुत सारी डेड बॉडीज हैं, सबको पता है, जो एवरेस्ट जा रहे हैं सबको पता है कि वहाँ पे ऐसे रहते हैं, नीचे लाना बहुत मुश्किल है। बट पर्सनली देखना ना, अगेन डिफरेंट थिंग। What did you find most challenging, sir? माउंटेनिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। कि माउंटेन्स डोंट नो कि आपका क्या ट्रेनिंग एंड ऑल। फॉर माउंटेन्स एवरीवन इज सेफ। चढ़ने लगे, रात को समिट पुश पे जाना था एंड एवलांच आ गया। एवलांच जब आता है तो उस समय बचने की चांसेस। तो आपके नीचे के वाइब्रेशन से ऊपर कहीं से स्नोबॉल, करेक्ट, ऊपर कहीं से आवाज़ आई एंड देन वो नीचे की तरफ आ रहा है। जब तक आप टर्न करके बाएं दाएं मुड़ेंगे तब तक काम हो जाता है, और वही हुआ। जो हमारा मेडिकल असिस्टेंट जो था, नर्सिंग असिस्टेंट जो IMA का था, ही वॉज नो मोर। तो एक पॉइंट आया कि मैंने शिरपा को बोला, मैंने कहा यार ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार जब मैं मास्क निकाल रहा हूँ तब तो ब्रीदिंग हो रही है, लेकिन जब मास्क लगा रहा हूँ तो सफोकेट हो रहा हूँ। तो शिरपा भी 8000 मीटर के ऊपर, तो जैसे हम बोलते हैं डेथ जोन है, तो वहाँ पे सबकी क्षमता रहती है। आई रिमेंबर जब मैं क्लाइम समिट पे जा रहा था तो वो बंदा मेरे को खींच के समिट ले गया, और मैं बेवकूफ़ वहाँ पे जाके अब तो मैंने टोपी वोपी उतारी। मैंने कहा अच्छी फोटोग्राफ आएगी, वरना समिट में कौन पहचानेगा। तो नीचे उतरने के लिए अब ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या करें, फिर तो खत्म है लाइफ। उस समय क्या रहता है कि आप भगवान से सबसे करीब है, उससे ज़्यादा आप ऊपर जा नहीं सकते। तो एक बार लगा कि दी एंड हो गया। सर आपने बॉस्टन मैराथन बोला, तो उसकी भी आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर। कि मैं उस समय नेपाल से आया था फॉर डूइंग रेकी फॉर एवरेस्ट टीम के लिए। मैंने कहा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यार 32-33 किलोमीटर तक तो सही चल रहा था, उसके बाद गड़बड़ हो गया। तो मेरा क्या हुआ, 37-38 किलोमीटर तक सही चलता रहा। उसके बाद मुंबई में एक स्ट्रेच आता है, पेडर रोड बोलते हैं। तो जिसने भी मुंबई मैराथन भागा है उसको पता है कि पेडर रोड क्या चीज़ है। तो उसमें चढ़ाई आती है, वो चढ़ाई आई और मेरे क्रैम्प शुरू हो गए। मैंने कहा आज का दिन तो गड़बड़ हो गया। एंड आई न्यू कि एक साल और मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अगले साल ही ये क्वालिफायर रेस आएगी। पूरी जान लगाई मैंने। एंड जब फिनिश लाइन पे पहुंचा, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग रिस्पॉन्स। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, ही इज़ अगेन एन आर्मी ऑफिसर, और वो हैं कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। लेकिन इनके साथ हमने आर्मी के बारे में बिल्कुल बात नहीं की है, कि उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो है माउंटेनियरिंग और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में। एंड वो है लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल भारतवाल। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड नो हिम। आप में से बहुत लोगों को उनके बारे में पता होगा। वो है को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स, जो आज इंडिया की सबसे बड़ी माउंटेनियरिंग कंपनी बन चुकी है। उन्होंने माउंटेनियरिंग के शौक 40 साल की उम्र के बाद शुरू की है, और उसके बाद से उन्होंने जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं वो ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। 2019 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट किया, जहां उन्होंने 20 इंटरनेशनल क्लाइंबर्स की टीम को लीड किया। इसके बाद उन्होंने माउंट लोटसे भी क्लाइंब किया है, जो नेपाल में लोकेटेड है और दुनिया की छठी सबसे ऊंची पीक है 8516 मीटर्स की हाइट पर। एडवेंचर और एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में भी उनकी अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, जिन्होंने एक ही साल में 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर की साइकिलिंग कंप्लीट की है। वो ला अल्ट्रा 111 किलोमीटर रेस में नॉन लद्दाखी कैटेगरी के कोर्स रिकॉर्ड होल्डर हैं। हैदराबाद हाफ आयरनमैन के पोडियम फिनिशर हैं, और उन्होंने वर्ल्ड फेमस बॉस्टन मैराथन सिर्फ 3.07 आवर्स में कंप्लीट किया है, जो उनका ज़बरदस्त पेंडल ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। आज वो लीड कर रहे हैं बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स, जो इंडिया की पहली और इकलौती कंपनी है जिन्होंने 7 समिट्स कंप्लीट किए हैं, यानी हर कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पर तिरंगा लहराया है। तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल भारतवाल, और उनसे उनके इंस्पायरिंग सफ़र के बारे में जानते हैं। सर जय हिंद सर, थैंक यू सो मच सर कि आप आज हमारे इस पॉडकास्ट में आए हैं सर।
एंड एक कहावत है ना सर कि इफ़ यू आर लिविंग योर पैशन तो ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और है सर. एंड यू आर वन ऑफ दोज फ्यू सर जिन्होंने फौज में सर्विस के बाद में रिटायर होने के बाद अपने पैशन को इतने खुल के जी रहे हैं सर. लाइक ऑल आवर गेस्ट सर, आई फील सो जेलस सीइंग योर लाइफ सर. Thanks so much, guys. First of all, I must tell you that I consider it's a privilege and honor to be here. I've been following you guys madly. In fact, my whole family, my extended family, like cousins, brother-in-law, as I was mentioning, they've been big fans of yours. It's always great to see Thank you, sir. Fauji is doing so well and following their passion. And the way you've been doing, really commendable. नहीं, हमारा भी पैशन आपके पीछे ही है सर. विल जॉइन यू देयर बहुत जल्दी. Look forward. तब तक वी हैव टू कीप आवर ऑडियंस आल्सो एंगेज सर, सो दैट आपके लाइफ से इतनी कुछ सीख है सर. आई थिंक एंटायर कंट्री शुड नो आप लोग क्या कर रहे हैं. आपने और आपकी कंपनी बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स ने 2 रिकॉर्ड सेट किए हैं सर. पहला रिकॉर्ड इज फर्स्ट इंडियन यंगेस्ट इंडियन टू हैव 7 समिट्स. Correct. एंड सेकंड ब्लाइंड गर्ल को आप एवरेस्ट क्लाइम किया है सर. दैट इज एंग मो एंड आई नो हर पर्सनली. व्हाट अ गर्ल शी इज सर, अमेजिंग. एब्सोल्युटली. जब हमें पता चला कि आंगमो हमारे साथ जा रही है तो अपना यही था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ही बड़ी बात है. एक ब्लाइंड गर्ल के साथ आप एवरेस्ट क्लाइम करना, समिट वगैरह सेकेंडरी है, हो ना हो, जबकि हमारे ये था कि इसको तो समिट कराना ही है. एंड ब्लाइंड गर्ल के साथ क्लाइम करना, एवरेस्ट क्लाइम करना इज नॉट ईजी. इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. बट आंगमो बीइंग आंगमो, दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. नो ब्लाइंड गर्ल हैज़ एवर सबमिटेड. हमें पता भी नहीं था कि ऐसी चीज़ पॉसिबल है. बट एज वी मेंशनिंग, गॉड हैज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड. और हमें ये था कि इसके बाद लाइफ में कुछ बचा नहीं करने को, मतलब इस टाइप वाला फील था बहुत मेरा और मेरा जो पार्टनर है भरत का, कि ये चीज़ तो हमें करनी है, क्योंकि ऐसा मौका मिलना कोई सोच नहीं सकता. मतलब कि एवरेस्ट क्लाइम करना फॉर अ ब्लाइंड पर्सन, कांट इमेजिन. उसके लिए कितना चैलेंजिंग रहा होगा सर. उसके लिए चैलेंजिंग जो भी था, हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा. अभी लास्ट मंथ वी हैव कम बैक. 31st को हम वापस आए हैं वहाँ से, नेपाल से, और हमें अभी विश्वास नहीं हो रहा कि जो हमने देखा उसके साथ, शी इज़ सो अमेजिंग, गजब है. तो आंगमो का जैसे आपको पता ही है, आपने उनसे मिल रखे हैं, कि शी इज़ अ गर्ल विद लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. तो मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, तो उसके बाद वो क्या करती थी, पीछे बैग पकड़ती थी, और मैं जैसे आगे वॉक कर रहा हूँ तो मैं उसको इनिशियली बोलता था कि आंगमो ये स्टेप है, यहाँ पे ऐसे चलना है. और उसने मेरे को डांट दिया लिटरली कि सर मेरे को मत बताओ. मैं क्या लड़की है, इसको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से हेल्प कर रहा हूँ कि, और वो कह रही नहीं सर मेरे को ज़रूरत नहीं है. बिकॉज जब मैं आगे चल रहा हूँ उसके, तो अगर मेरा बैग, मैंने बैकपैक टांगा है माउंटेन्स में, उसी के साथ चलते हैं, तो जैसे मैं एक स्टेप ले रहा हूँ तो मेरा बैग की हाइट बढ़ रही है. और गॉड गिफ्टेड इतनी है वो, हाँ, शी कैन सेंस इट कि कितना मैंने स्टेप लिया है. उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आंगमो स्टेप लेफ्ट में लेना है, राइट में देना है. इतना उसका सिक्स सेंस है कि वो वैसे नेविगेट कर रही है बेस्ड ऑन दैट. सो हैट्स ऑफ. एंड नॉट जस्ट स्टेप, हमने काला पत्थर क्लाइम किया, कैंप 1 कैंप 2 रोटेशंस वगैरह किया. कई बार तो हंसती थी मुझ पे, बिकॉज मैं स्लिप कर रहा हूँ और वो मेरे बैग पकड़ के संभाल रही है. तो मेरे को भी लगता था कि मतलब क्या चीज़ है, बहुत गजब है. क्लॉ के साथ उसने वो सियाचिन बेस कैंप वाला ट्रैक किया था सर. दैट वाज अगेन अमेजिंग. सो इवन जो दिस यंग मैन 16 इयर्स का जिन्होंने वो किया है सर, उसके साथ आपके कुछ अमेजिंग से एक्सपीरियंसेस थे सर. यार वो भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा. बिकॉज हो क्या रहा था हमारे साथ, पहले जो समिट किया सर, आंगमो ने ट्रेनिंग के टाइम पे हमें इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि आप बिलीव नहीं करोगे कि हमने कहा आंगमो यू डोंट नीड अस, मेरी और भरत की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम पे इतना भरोसा है, हमें शेरपास पे इतना भरोसा है कि तुम आगे जा सकते हो. टू द एक्सटेंट कि वो कैंप 4 से जब समिट करके आई, मैं कैंप 4 पे नहीं था, बाकी टीम के साथ मैं बाद में कैंप 4 गया. बिकॉज मुझे लगा कि बाकी लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है बजाय आंगमो के समिट के लिए. तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया. दैट्स वाई इस बार जो हमारे समिट्स हुए एवरेस्ट में, पहला समिट आंगमो को था. उसके बाद देयर इज दिस फर्स्ट लेडी फ्रॉम CISF, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम CISF, शी क्लाइम्ड एवरेस्ट. फर्स्ट लेडी, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम CISF. और CISF का फर्स्ट पर्सन. हाँ, आज तक CISF से किसी ने एवरेस्ट नहीं किया था. तो गीता करके देश दिस लेडी राजस्थान से,
उन्होंने उस आंगमो के साथ सबमिट किया। जब आंगमो ने किया उसके बाद गीता ने किया। देन फिर एक और लेडी हैं श्रीशा, उन्होंने सबमिट किया। एक आर्मी वेटरन है पूजा मैडम, उन्होंने सबमिट किया। तो हो क्या रहा था कि लेडीज़ के सबमिट हो रहे थे, बंदों के सबमिट नहीं हुए। तो वहाँ पीछे लोग लगे हुए कि यार ये क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी है कि तुम लड़कियों को चढ़ा रहे हो, बाकी रह गए। तो ऐसा ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज एवरेस्ट में यू कांट डू ऑल दिस। तो जब हम कार्तिक को साथ कैंप 4 पे पहुंचे तो पूजा नीचे सबमिट करके आ रही थी। कार्तिक जो 16 साल का लड़का था। एग्जैक्टली, सॉरी, हाँ, कार्तिक जो कि 16 साल वाला है। ये पिछले 5 साल से हमारे साथ क्लाइंब कर रहा है। पहले 2 या 3 साल तक इसके कोई सबमिट नहीं हुए। जहाँ जाता था वहाँ पेट दर्द हो जा रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी टांग में दर्द हो रहा है। जहाँ जाए, टू द एक्सटेंट रशिया भी गया, वहाँ से वापस आया, अर्जेंटीना गया, अर्जेंटीना से वापस आया कि कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी नींद आ रही है, कुछ ना कुछ। बट हैट्स ऑफ टू हिज फैमिली, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि रोमिल सर ये वापस क्यों आया। उन्होंने हर समय इनकरेज किया कि कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम जाएगा, नेक्स्ट टाइम करके आएगा। एंड देन इमेजिन, फिर से रशिया गया, फिर से क्लाइम करके आया, अर्जेंटीना गया, फिर से क्लाइम करके आया। एंड आप लोग के साथ सेकंड हमारे साथ इस साल उसने अर्जेंटीना किया, पहले लास्ट ईयर गया था, तब सबमिट नहीं। ये 7 समिट्स क्या है, एक बार व्यूअर्स के लिए एक बार पहले बता श्योर। सो जो माउंटेनियरिंग में नहीं है, Yes. आई एम श्योर उनको पता नहीं होगा। शायद पता नहीं होगा। हाँ। तो जैसे हम जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट हैं, हर कॉन्टिनेंट की कोई ना कोई हाईएस्ट पीक होगी, है ना। जैसे एशिया में एवरेस्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया में कोजियस्को हो गया, यूरोप में हमारा एल्ब्रस हो गया, अफ्रीका में किलिमंजारो हो गया, अंटार्कटिका में विंसन हो गया। तो हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक अगर कोई क्लाइम करता है तो उसको हम 7 समिट्स बोलते हैं। तो 7 समिट्स आज तक इंडियन किसी कंपनी ने नहीं किया। लास्ट ईयर हमारी कंपनी वॉज द फर्स्ट कंपनी, नॉट लास्ट ईयर, दिस ईयर, अभी पिछले महीने कार्तिक ने जब किया, तो ही इज़ द यंगेस्ट, जैसे आप बोल रहे थे, 7 समिटर इन इंडिया टू हैव क्लाइम्ड ऑल द हाईएस्ट पीक्स इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स। सो ऐसा प्रिविलेज हमें मिला। तो जब कैंप 4 में कार्तिक को लेके गए एवरेस्ट की कैंप 4 पिछले महीने, सारी टीम सबमिट करके आ गई, जो लेडीज़ थी, कार्तिक रह गया वहाँ पे। वो कार्तिक इसलिए रह गया बिकॉज इसको खांसी चल रही थी, कोल्ड कफ चल रहा है, और हमें लग रहा है कि ऐसी हालत नहीं है कि इसको हम एवरेस्ट पे भेज सकें सबमिट पे, बिकॉज 16 साल का है, यू नो, फौजी हैं आप, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। पेरेंट्स का वहाँ से ऑब्वियसली कंसर्न है कि बच्चे के साथ तो रिस्क ले ही नहीं सकते, बड़ों के साथ भी नहीं ले सकते, बट बच्चे के साथ तो यू हैव गॉट टू बी मोर केयरफुल, वो भी 16 साल का बच्चा। तो बच्चा जाने को तैयार है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि इसको भेजें। तो कैंप 4 से जब आपको समिट नज़र आ रहा है, आप नीचे उतर रहे हैं, कैंप 3 में आए, कैंप 2 में आए, वहाँ पे रेस्ट लिया। अब रेस्ट ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि इसके बाद समिट की विंडो मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज वेदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हमने बहुत बार देखा है। कैंप 2 में लेके आए, वेट कर रहे हैं, हमें पता चला 27 को वेदर विंडो मिल रहा है। 27 को निकले, तो इसके बीच में एक एपिसोड बताता हूँ। कैंप 3 से कैंप 4 के बीच में जा रहे हैं हम एवरेस्ट के। कार्तिक का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाए, ऐसी कोई पैनिक वाली बात नहीं है, बट है तो बच्चा, वो 16 साल का बच्चा मेरे को बोलता है, कहता है सर मैं बचूंगा या मर जाऊंगा। एंड आई एम लुकिंग एट हिम, मैंने अपना मार्क्स निकाला जस्ट टू गिव हिम कॉन्फिडेंस कि यार तू अकेला नहीं है, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं अपना सिलेंडर दे दूंगा, बिकॉज आई न्यू कि इट इज़ सेफ। बट ऑक्सीजन खत्म होना तो नॉर्मली यू वुड ऑब्वियसली पैनिक, नहीं कि मतलब ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो इसीलिए पहन रखा है कि अदरवाइज मर जाएंगे। तो यही चीज़ बोल रखा था, सर मरूंगा तो नहीं। एंड वहाँ कैंप 3 कैंप 4 में इतना तेज़ हवा चलती है कि बहुत मुश्किल है खड़े होना भी। तो वहाँ पे लगा, फटाफट रेडियो सेट पे फ़ोन किया शेरपा को कि फटाफट सिलेंडर लेके आओ। वो कह रहा है कि सर देख लो ख़त्म हुआ नहीं है, रेगुलेटर चेक किया तो ख़त्म हो गया था। तो आया, फटाफट लगाया। तो उसके बाद कैंप 4 में पहुँचे। कैंप 4 में विंडो मिलने पे फिर समिट पुश पे गए। तो जब वो समिट पे निकला तो मेरा कैंप 4 का ही परमिट था, बिकॉज मैंने लोत्से का परमिट लिया था। वो लोत्से का जो है 4th हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया में, और टिल कैंप 3 ऑफ एवरेस्ट इट इज़ सेम। सो बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 एवरेस्ट का और लोत्से का सेम है। वहाँ से आप रास्ता कैंप 4 ऑफ लोत्से के लिए जाते हैं, और एक रास्ता जाता है कैंप 4 ऑफ एवरेस्ट। तो मेरा क्या हुआ, जब कैंप 4 से कार्तिक निकल गया तो हमने उसको 3 शेरपा दिए थे, क्योंकि हमें पता था कि लास्ट टाइम इसका हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही थी एंड इस टाइम इसका हेल्थ सपोर्ट कर रही है, तो मिस नहीं होना चाहिए। एंड हमें बहुत कॉन्फिडेंस था इस पर, बिकॉज 5 साल से हमारे साथ क्लाइम कर रहा है, तो वी कैन सी थ्रू अ पर्सन। माउंटेन्स में हमें पता है कि मतलब यू कैन नॉट फेक, अगर फिट है तो है, तो बताता है इसने समिट करना ही है। तो हमने उसको बेस्ट ऑफ शेरपास दिए। वो समिट पुष्किल निकला,
मेरे पास लोत्से का परमिट था। मैंने कहा लोत्से का परमिट पड़ा है रोमेल, अब अगर आज समिट में नहीं गए तो वो फील आएगी कि चिकन आउट। वो फील नहीं चाहता था मैं कि मौका मिला लाइफ में और आपने खो दिया जस्ट बिकॉज टेंट में आराम से सोना चाहते थे, वेट करना चाहते थे कि कार्तिक आएगा, साथ में उतरेंगे, और कार्तिक को छोड़ के जा नहीं सकते थे बिकॉज दैट्स व्हाट ट्रस्ट एंड ऑल इज ऑल अबाउट, वी नो इट मोर देन एनीवन एल्स। तो मैंने कहा या तो ऊपर यहाँ तो लोत्से जाऊँ या टेंट में सो, 2 ऑप्शन है। अब मैं वहाँ से नीचे उतरना शुरू किया, अकेला था मैं, और यहाँ पे आर्मी टीम, उस दिन आर्मी टीम क्लाइंब कर रही थी, इस बार आर्मी टीम भी थी जो एवरेस्ट क्लाइंब करने। तो उस दिन सारी लाइन लगी है लाइट्स की, सब चढ़ रहे हैं और मैं यहाँ से उतर रहा हूँ नीचे अकेला, और सामने देख रहा हूँ कि यहाँ तो लोत्से में कोई है ही नहीं, पूरा अंधेरा, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा डिसाइड तो कर लिया, अब क्या करें। रेडियो सेट था मेरे पास, तो मैं कार्तिक से और शेरपास के साथ टच में चल रहा था, 2 रेडियो सेट के। और आप अकेले चल रहे थे सर? हाँ, तो मैं अकेला चल रहा था। तो मैंने कहा एंड लोत्से इज द 4th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। या इट्स द 4th हाईएस्ट। एंड क्या ऑल्टीट्यूड है सर उसकी? उसका है 8400 के आसपास है। अब मेरे को इतना ध्यान भी नहीं था बिकॉज मैंने लोत्से स्टडी नहीं किया था, रूट नहीं चेक किया, मैंने कुछ नहीं किया, बिकॉज सारा फोकस था कि टीम को तो चढ़ाना है जिसके लिए अवार्ड तो आपको अलग से बनता है सर ये पंगे लेने के लिए। सर ने कहा खाली बैठा हो तो वॉक करके आता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो मेरे को ये था कि करना तो है, मतलब जब इतना दूर आए हैं एंड यू पेड फॉर द परमिट, ऐसा नहीं कि अपन ऑफिशियल कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जाते हैं। अब जाने लगे तो एक पॉइंट आता है जहाँ से लेफ्ट में आपकी रोप ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे एक बार मैंने सोचा, मैंने कहा मतलब हाँ, मैंने कहा ठीक से सोच तो नहीं था, मैंने कहा अब इस एज में आके किसी को प्रूव करने वाली एज चले गई, मतलब यू वांट टू प्रूव इट कि यार मैं चढ़ सकता हूँ। मैंने कहा वो चीज़ तो अब खत्म है, तो मैं किस लिए चढ़ रहा हूँ। तो मेरे को एक ही चीज़ याद आई, मैंने कहा अगर नहीं चढ़े ना तो दैट सेम फीलिंग ऑफ कि जब मौका आया तब यू बकल डाउन, तो मैंने कहा वो नहीं होने देना लाइफ में कभी, क्योंकि मोर देन प्रूविंग टू एनीवन एल्स इट इज़ यू हैव टू प्रूव, है ना। तो मैंने चढ़ना शुरू किया। अब हुआ क्या था, बिकॉज लोत्से में कम लोग चढ़ते हैं, बिकॉज दैट ब्रैगिंग वैल्यू जो है एवरेस्ट की इज एवरेस्ट की, है ना। तो लाइक एवरेस्ट में दिस टाइम दे वर अबाउट 500 परमिट्स, लोत्से में 70 परमिट थे। तो जब 70 परमिट हैं तो ऑब्वियसली कम लोग चढ़ेंगे। और दिस वाज एंड ऑफ द सीजन, 27 मई को सबमिट किया था हमने, वो लास्ट विंडो थी, उसके बाद सब रोप्स वगैरह क्लोज हो रही थी। तो जब चढ़ना शुरू किया तो रियलाइज कि पिछले 3-4 दिनों से स्नोफॉल चल रही थी, वेदर था नहीं, तो रोप्स वर ऑल बरीड इनसाइड। अब रोप अगर अंदर दबी हुई है तो उसको निकालना इज अ टास्क अगेन उस ऑल्टीट्यूड पे सर। हाँ, अब चढ़ने लगा, निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा अब आधे रास्ते से तो वापस जा नहीं सकते, तो फिर चढ़ते रहे। एंड यू वोंट बिलीव, एक टाइम ऐसा आया कि दो बार ऐसा हुआ। अब मेरे को ऑल्टीट्यूड पता नहीं है लोत्से का, बिकॉज हमने तो देखा नहीं। अब मैं घड़ी में देख रहा हूँ 8100-200, मैंने कहा हो सकता है 8200 ही होगा इसका ऑल्टीट्यूड, वो समिट आ नहीं रहा। फिर चढ़ने लगा, लगता है 8300 होगा तो मेरे को आइडिया कुछ नहीं चल रहा था, इतना मतलब बेवकूफ़ चल रहा था, मैं प्रिपेयर करके नहीं गया। फिर जब मैं लोत्से के पास पहुंचा तो मैंने कहा ये समिट यही है, ये ना हो मैं गलत समिट करके वापस पहुंच जाऊँ और वहाँ पे हल्ला मचाऊँ, बाद में कोई बोले कि यार ये तो समिट नहीं है। बट एज आई वॉज अबाउट टू रीच द समिट आई रियलाइज देयर वर 2 more पीपल, वो पीछे से आ रहे थे। फिर उन्होंने मेरे को ओवरटेक किया और फिर समिट से उन्होंने फोटोग्राफ वगैरह अपना लिया। दैट्स वाई अगर आप मेरा फोटो देखेंगे तो मैंने सेल्फी ले रखा है, बिकॉज कोई था नहीं वहाँ पे, अनलाइक एवरेस्ट में जहाँ शेरपा है कुछ है, एंड विदाउट शेरपा चल रहा था तो खुद अपना फोटो और वीडियो निकालना पड़ा। बट यू नो, नो क्रेडिट्स टू मी, इट वॉज ऑल बिकॉज वेदर बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त वेदर था। मतलब इतना अच्छा वेदर हमें, जैसे कल मैं अभी उतरा हूँ यहाँ पे, वी वर क्लाइंबिंग फ्रेंडशिप पीक इन मनाली, वहाँ पे वेदर इतना ख़राब था कि हमें आधे रास्ते से उतरना पड़ा बिकॉज एवलांच आ रहे थे एंड रॉकफॉल वगैरह चल रहा था। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज अगर वेदर अच्छा है तो एनी माउंटेन इज़ डूएबल, और वेदर ख़राब है तो फिर 2-3 हज़ार वाला भी फिर वी कांट डू इट। 4th हाईएस्ट पीक, और बिना शेरपा के, बिना किसी सपोर्ट के अकेले आदमी चल पड़ता है, रास्ता निकाल के बिना रूट स्टडी करे हुए। रूट स्टडी किए, दिस इज यू आर बीइंग हम्बल, बट इट श्योर इज समथिंग सर। सर ये बताइए कि टॉप में पहुंचने के बाद हाउ डज समबडी सर्टिफाई? आई थिंक कोई सर्टिफिकेट भी आता है कि आप पहुंचे नहीं पहुंचे, मतलब अगर कोई मेरी तरह पूरा रास्ता भी नहीं पहुंचे और रास्ते से आ गया और मैं पहुंच गया तो। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो व्हाट हैपेंड वाज, ऊपर जाके आपको एक फ़ोटो लेना पड़ता है जिसमें आपका फेस नज़र आना चाहिए, कि आप, और इन समिट का आसपास के फीचर्स नज़र आने चाहिए। जैसे
लोत्से में जो मैंने फ़ोटो लिया है, वीडियो बनाया, उसमें पीछे एवरेस्ट नज़र आ रहा है ना, या फिर वो ऊपर प्रेयर फ्लैग्स वगैरह लगे हैं टॉप के, एंड पीपल हु गिव दैट सर्टिफिकेट उनको पता होता है कि ये हैं, टू द एक्सटेंट कि अभी मेरे को 10 मिनट पहले उसका डिजिटल कॉपी मिल गया सर्टिफिकेट का, जो लोत्से क्लाइम किया था। सो वो उसके बाद ही होता है। इस पर एक इंसिडेंट याद आया, एक बार मेरे जो पार्टनर है भरत को किसी ने एवरेस्ट का फ़ोटो दिखाया, किसी लड़की ने, कि ये देखो मेरे एवरेस्ट का फ़ोटो, एंड भरत कहता है यार ये तो रोमल सर का फ़ोटो है, तो कोई फेक करके मेरा फोटो उसको दिखा रहा था, एंड इट जस्ट हैपेंड कि भरत ने मेरा फोटो देखा था तो उसको पता था। 12 लाख रुपए लगते हैं परमिट के उससे अच्छा है 12 रुपए का प्रिंट निकालो, एडोब फोटोशॉप का ले लो आप। होता बिकॉज आपको देखना है कि उस समय कई मास्क पहना हुआ, ये अंधेरा है। हम जैसे आर्मी टीम का मैं बता ही रहा था कि हम स्ट्रॉन्ग थे तो हम जल्दी पहुंच गए, उस समय सनलाइट कम ही था, मतलब ना फर्स्ट लाइट चल रहा था। तो किसी ने जब भरत को दिखाया तो भरत ने मेरे को बाद में मैसेज किया, कहते सर आपका फोटो लेके कोई लड़की दिखा रही थी कि एवरेस्ट समिट की फोटो है। सो थिंग्स हैपन। सर कोई इमोशनली टचिंग मोमेंट? बहुत सारे माउंटेन्स में लकीली और अनलकीली बहुत स्टोरीज मिलती हैं। एवरेस्ट का बताता हूँ मैं। सो बहुत बड़ा झटका था। अब हमारा जो डाइनिंग टेंट था एवरेस्ट में, वो बड़ा सा डोम टेंट था, एकदम रास्ते में था जहाँ से बाकी कंपनीज के लोग आते जाते रहते हैं। तो अपना काम ही रहता था कि जो इंडियन मिलो उसको दबोच लो कि आजा भाई गप्पे मारते हैं, बिकॉज 50-60 days यू नीड पीपल टू टॉक, यू मिसिंग योर फैमिली, यू आर नॉट विद योर फ्रेंड्स, बहुत लिमिटेड से लोग हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो जो इंडियन मिलता था उनको बुलाते थे, बिकॉज हमारे पास इंडियन कुक था। बाकी टीम्स जो होती है कंबाइंड टीम है कि कोई रशिया का है, कोई यूएस का है, कोई कहीं का है, तो उनका खाना पीना जो होगा उसी हिसाब से होगा, पास्ता नूडल्स एंड ऑल। हमारे केस में क्या इंडियन है तो जिस दिन कड़ी बनाई उस दिन आ गए, जिस दिन बिरयानी बनवा रहे हैं उस दिन जो मिल गया। कभी अमित बिस्तर मिल गए, एनसीसी टीम को लीड कर रहे हैं, कभी आर्मी टीम वाले को इन्वाइट कर लिया कि यार आ जाओ गप्पे मारते हैं। उसमें एक लड़का था राकेश बिश्नोई, वो मेरा पुराना दोस्त था, हम पुरानी क्लाइंब में मिल रखे थे, वेरी स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर। तो उसको हम बुलाते रहते थे कि यार आ जा तो, एंड गुड गाय, वो भी आते रहता था कि चलो रोमल सर से मिलने चल रहे हैं, आर्मी की बातें करेंगी ये वो, एंड हमारी कैफेटेरिया में कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी खाने पे आता रहेगा। जब समिट पुश की बारी आई तो वो पहले चला गया कि जब रोप फिक्सिंग टीम है जो रोप लगा रही है ऊपर एवरेस्ट तक, तो उनके साथ मैं चले जाऊँगा तो जल्दी समिट हो जाएगा, भीड़ से बच जाएंगी जो ट्रैफिक जाम वाला होता है। तो सम पीपल डू दैट। जिस दिन ये ऊपर गया उस दिन इसकी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हुआ जैसे सुनने को मिला, और ये समिट पुश पे जा रहा था, फिर वापस आया कि नेक्स्ट डे जाऊंगा, नेक्स्ट डे वेदर नहीं मिला, करते करते 4 दिन बीत गए कैंप 4 पे विच इज़ क्लोज टू 8000 मीटर्स। अब इतने ऑल्टीट्यूड में रुकना बॉडी के लिए आपको नहीं रियलाइज होगा, बट कहते हैं कि डेथ जोन में बॉडी अपने आप को खाती रहती है, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तो यू आर गोइंग क्लोजर टू डेथ, है ना। उसके बाद इसने एवरेस्ट भी करना था और साथ में लोत्से भी करना था, दोनों पीक, इसका प्लान ये था। तो इसने कहा एवरेस्ट में इसके साथ वाले तो समिट करके आ गए, इसका क्योंकि उस दिन तबीयत खराब था तो वो रह गया, इवन दो ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर बाकियों के हिसाब से। तो इसने कहा मैं लोत्से जाता हूँ, लोत्से करके नीचे आ रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ, लोगों ने काफ़ी इसका बताया कि ठीक था, बातें कर रहा था सब कुछ, एंड बाद में पता चला इस नो मोर। और जिस दिन हमें पता चला उस दिन हमारी टीम समिट पुश के लिए जा रही थी। अब जिसके साथ आप खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 50 दिन आपने स्पेंड किए एंड दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, उसके बारे में पता चले जिस दिन आप समिट पुश पे जा रहे हैं, तो कहना नहीं चाहिए बट फौज में रह के आप तभी भी एडजस्ट कर लेते हैं, बट जो बाकी टीम थी वो पूरी गॉट शेकन। स्पेशली जैसे मेरे साथ वो कार्तिक की बात कर रहे थे, 16 साल का बच्चा जब चढ़ रहा है, उसको पता है कि वो समिट पुश पे जा रहा है, और मुझसे पूछ रहा है, कहते सर रेडियो सेट पे पास हुआ है कि एक इंडियन की डेथ हुई है, राकेश के बारे में बता रहे हैं, और मैं उसको जवाब नहीं दे पा रहा बिकॉज यू डोंट हैव एन आंसर। और फिर जब हम आगे चले तो हमें उसकी बॉडी नज़र आई उसमें रोप पे बंधी हुई, एंड उस समय तक हम लोगों का समिट हो गया था, एंड फ्रैंकली जितना यूफोरिया था कि मतलब खुशी थी जितनी,
एकदम फिजल आउट हो गई, बिकॉज देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि मतलब इज इट वर्थ इट जो आप कर रहे हैं, बिकॉज यू नो यू हैव फैमिली एट होम। एंड राकेश का हैज़ अ 3-3.5 साल का स्मॉल किड, आई एम श्योर उसके पूरे प्लान्स रहे होंगे एंड होते ही है, तो तब लगता है मतलब ना अंदर तक हिल जाते हैं जो वाली फील होती है। तो वो वाला एपिसोड यू नो ऑब्वियसली अभी तक विश्वास नहीं हो पाया। 2 दिन पहले एक और फ्रेंड का फ़ोन आया था कि रोमिल सर उसका कैसे हुआ क्या, एंड कोई आंसर नहीं है उस चीज़ का। सर इसी से कनेक्टेड है कि बड़ा सारा न्यूज़ में भी आता है एंड बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब आप एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे होते हैं या जब नीचे उतर रहे होते हैं तो बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसी हैं जो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं एंड आपको रास्ते में दिखाई देती हैं। तो ऐसा है? एक अभी बात यह है कि एक चीज़ से पढ़ना न्यूज़पेपर में है ना कि बहुत सारी डेड बॉडीज़ हैं, सबको पता है, जो एवरेस्ट जा रहे हैं सबको पता है कि वहाँ पे ऐसे रहते हैं एंड नीचे लाना बहुत मुश्किल है। बट पर्सनली देखना ना अगेन डिफरेंट थिंग है ना, पढ़ना और देखना बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं इसके बारे में बताता हूँ। अभी जैसे हम एवरेस्ट के लिए जा रहे थे तो कैंप 4 की तरफ जा रहे हैं एंड बहुत तेज़ हवा चल रही थी एंड उस समय तक ओरिएंटेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरा, बिकॉज फर्स्ट रोटेशन में चल रहा था, कुछ ध्यान दिया नहीं अपने पे। एंड जब कैंप 4 की तरफ जा रहे हैं तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मैंने कहा कहीं पे शेल्टर लेता हूँ मैं, क्योंकि जब हवा बंद होगी तो उस समय चले आएंगे। तो मैं शेल्टर लेने के लिए जगह देख रहा था तो देखा एक सामने बंदा जो है बैठा वहाँ पे, पूरा डाउन सूट वगैरह पहना है, बैकपैक पहना हुआ है, वहाँ पे कहीं एज पे बैठा हुआ है कि हवा से बच जाएगा। तो मैं उसको देख रहा हूँ, स्माइल मार रहा हूँ कि हाँ भैया तू तो स्मार्ट आदमी है, अब मैं क्या करूँ, बैठूँ या फिर चलता रहूँ। फिर मैंने कहा कैंप 4 सामने ही है, पास में ही है, तो लेट मी गो हेड। तो मैं जाने लगा, ही वॉज कमिंग ऑन द अदर साइड, कैंप 4 से नीचे उतर रहा था। तो मैं जाने लगा कैंप 4 में गया। वहाँ पे तब तक पूजा मैम समिट पुश पे आ रखी थी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पूजा जब समिट पुश से निकलने लगी, पीछे कार्तिक था वापस आ रहा था, बिकॉज उसका समिट बाद में हमने प्लान किया। तो पूजा मैम को मैंने शॉर्ट रोप में लेके हम नीचे आ रहे थे। तो जैसे ही नीचे आने लगे मेरे को कुछ गड़बड़ लगा। मैंने देखा रोप इस तरफ जा रही है और रास्ता यहाँ से जा रहा है। मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पाथ बन गया था स्नो में। मैंने कहा रोप यहाँ पे जा रही है तो यहाँ जाना चाहिए। तब रियलाइज़ किया मैंने कि रोप उस तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि जो कल बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था वो वहीं पे बैठा हुआ है, विच मीन्स कि उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब वो फिटीग के चक्कर में और हवा से बचने के चक्कर में बैठा और उसके बाद बैठा रह गया, वहीं ख़त्म हो गया। सो वो वाली चीज़ें जो है ना, अगेन बिकॉज एक्सपीरियंस से आपने पहले भी देखी हैं, बट देन फॉर अदर टीम मेंबर्स अगेन बहुत ज़्यादा वो रहता है। एंड आई रिमेंबर पूजा मैम ने भी जब देखा उसको तो ऑब्वियसली यू नो यू फील इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हैं तो इंसान ही। तो वो डेड बॉडीज़ वाली चीज़ें जैसे मैंने बताया पढ़ना अलग होता है, बट देखने से आपको बिल्कुल अंदर तक हिल जाते हैं। आप और आपकी कंपनी दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब सर, इंडिया के अंदर एडवेंचर और स्पेशली माउंटेनियरिंग में एनकरेज करके सर। रियली प्राउड ऑफ जो आप कर रहे हैं। इसमें आप ये बताइए सर कि इंडिया के अंदर जबकि पूरा हिमालयाज़ है और हम माउंटेनियरिंग मतलब बिल्कुल इस स्पोर्ट को तवज्जो ही नहीं देते हैं सर। मतलब सीरियसली जो इंडस्ट्री है हमारा, इतना हिमालयाज़ के होने के साथ में मतलब वी शुड बी वन ऑफ द टॉप कंट्रीज। यूरोप वगैरह में वो छोटे छोटे एल्प्स हैं एंड दे कम एंड मैन्युफैक्चरिंग गियर से लेकर के हर चीज़ में दे आर लीडिंग। सो डू यू सी कि ये इंडस्ट्री हमारी कभी ग्रो करेगी? या इनफैक्ट सर आपने तो नेपाल में भी देखा होगा कि नेपाल में जो माउंटेनिंग कर रहे हैं वो माउंटेनिंग कर रहे हैं एंड बहुत सारा पॉपुलेशन है जो एंटायर वर्ल्ड से ट्रैवल करते हैं, नेपाल आते हैं एंड वो ट्रैकिंग भी कर रहे हैं कि अन्नपूर्णा बेस कैंप जा रहे हैं, एवरेस्ट बेस कैंप से जा रहे हैं, बड़े सारे ट्रैक्स बना रहे हैं, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है सर कि जो हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं? सी इट्स वेरी वेरी सैड कि ऐसी सिचुएशन है, बिकॉज जैसे आप बता रहे थे 2/3 ऑफ हिमालयस जो है वो इंडिया में है ना, राइट फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट तक इतनी सारी माउंटेन रेंजेस है, इतनी सारी क्लाइम्स हैं। इंडिया में क्या है, फोकस जो टूरिज्म पे है स्पेशली माउंटेनिंग इज़ वेरी पुअर। आई मीन आप एवरेस्ट बेस कैंप कीजिए, आप अन्नपूर्णा सर्किट कीजिए, अन्नपूर्णा बेस कैंप कीजिए, जो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, इम्पॉसिबल।
इंडिया में कोई ऐसा ट्रैक नहीं है जहाँ पे आपको उस टाइप की फैसिलिटीज़ कहीं मिले. एंड यू नो आई विल नॉट ब्लेम एनी वन, बट देन दैट्स अ फैक्ट. Be it government, be it any organization which is responsible for promoting all these things, these are not happening. इंडिया में अगर कुछ आपको हो जाता है, नो रेस्क्यू इज गोइंग टू हैपन, नील है. अभी हम किर्गिस्तान जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, वहाँ समिट कैंप में आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, यहाँ पे आपको कहीं नहीं मिलता. वन रीज़न कुड बी वी कैन गिव एन एक्सक्यूज दैट बॉर्डर के पास है, बट देन अभी काफ़ी सारी बीच जो हैं खुल रही हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि बॉर्डर एरियाज़ को ज़्यादा पॉपुलर किया जाए, सो दैट फॉर सिक्योरिटी रीजंस. बट ऑन पेपर एंड ऑन ग्राउंड देयर इज अ लॉट ऑफ मिसमैच, विच इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज नेपाल में द इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दिस टूरिज्म. इंडिया में इतना कुछ है नहीं, जिसकी वजह से द माउंटेनियरिंग कम्युनिटी इज सफरिंग अ लॉट, एंड दैट्स वाई इफ यू सी द इन्फ्लक्स ऑफ climbers in Nepal is huge. Yes. And that's why they charge what they charge. इंडिया में कुछ है ही नहीं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सपोर्ट नहीं है. अगर कोई क्लाइंब करते इस समय किसी को कुछ हो जाता है, देयर इज नो रेस्क्यू, नो रिस्पेक्ट, डन, सो सफर्स. इनफैक्ट सर अगर हम देखें तो एंटायर एडवेंचर स्पोर्ट्स वाला जो कैटेगरी है हमारी, वो बहुत ही पीछे है. इंडियंस अगर मेरे को फ्री फॉल भी करनी होती है तो या तो वो रशिया जाते हैं, या थाईलैंड जाते हैं, या स्पेन जाते हैं, दुबई जाते हैं. बिल्कुल है ना. पैरामोटर भी अगर सीखना है तो वो या तो थाईलैंड जाते हैं या इटली जा रहे हैं. बट जबकि हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, आर्मी में ही है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वी हैव सीन सर बहुत सारे. यस, सो वो है, बट देन द सैड पार्ट इज स्टिल द सेम, दैट अब जैसे एवरेस्ट है, यू वोंट बिलीव सबसे ज़्यादा लोग जो एवरेस्ट क्लाइम करने जाते हैं वो इंडियंस है. एंड इंडिया में इतना क्लाइम नहीं कर पाते जितना आप वहाँ पे कर रहे हैं. तो विच इज़ वेरी सैड, बिकॉज ऑल दैट अमाउंट हम यहाँ अपनी कंट्री में यूज़ कर सकते थे. एंड नॉट जस्ट द परमिट फीस एंड ऑल, द होल इको सिस्टम ऑफ टेकिंग अ पर्सन टू क्लाइम पूरा लैक करता है. सर फर्ज कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपको बुला करके ये टास्क दिया, दिस ऑनरस टास्क, कि इंडिया के अंदर नॉट जस्ट माउंटेनियरिंग, पूरे एडवेंचर स्पोर्ट्स को अगर प्रमोट करना है और एक ऐसा नोड बनाना है जिससे टूरिज़्म प्रमोट हो सर, एडवेंचर एंड स्पेशली माउंटेनियरिंग, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? अभी तो ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज आई रिमेम्बर जब हम आज तक नहीं हुआ. हाँ, जब हम एवरेस्ट करके आए तब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी. हाँ, सबसे हाथ मिलाया, सबसे. इनफैक्ट उन्होंने पूछा एक लड़की से टीम में कि बेटा तुम्हारा कैसा रहा है एवरेस्ट एक्सपीरियंस, एंड आई डिस्टेंटली रिमेंबर उस लड़की ने बोला कि सर हम एवरेस्ट करके आ गए, हमें पता ही नहीं चला. इस टाइप से मतलब कॉन्फिडेंस था एंड ट्रेनिंग था. बट कमिंग ऑन टू द पॉइंट, सो बहुत दुख होता है देख के, क्योंकि हम वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करते हैं, एंड जहाँ जैसे वहाँ की कंडीशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, सेफ्टी पे जितना ध्यान है, प्रमोट जितना करते हैं, वो इंडिया में बहुत कुछ हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो रहा कंपेयर टू व्हाट शुड बी, जितना पोटेंशियल है. एंड इट्स नॉट दैट कि हो नहीं सकता, हो सब कुछ सकता है. जैसे फौज में हमारा रहता है माइंडसेट कि अगर इंटेंट है तो सब कुछ हो सकता है. बिल्कुल. नॉट जस्ट फॉर माउंटेनिंग, मैं माउंटेनिंग के बारे में जानता हूँ थोड़ा सा, तो मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ, बट देन दिस इज एप्लीकेबल फॉर अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स एज वेल. चाहे कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, आप दोनों इतने एडवेंचर करते हैं, एडवेंचरर हैं, तो कि बाकी फील्ड्स में भी क्या हाल है, चाहे फ्री फॉल हुआ, चाहे पैरामोटर्स हुआ, राफ्टिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कर सकते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ पूल ऑफ पीपल हु आर अवेलेबल, हु आर वेरी टैलेंटेड. दीज आर द पीपल जो करना भी चाहते हैं, जिससे फौज के वेटरन है. यस सर. अब आप फौज छोड़ दिया तो ये है नहीं कि ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते. जिंदगी भर आपने फौज में सिर्फ ट्रेनिंग किया है, सीखे हैं नई चीज़ें, और आप में वो कमिटमेंट है कि आप कंट्री के लिए करना चाहते हैं, है ना. बट ये है कि इंटेंट अगर है गवर्नमेंट की, टैपिंग दीज पीपल हु हैव दैट इंटेंट एज वेल एज नॉलेज, तो बहुत कुछ हो सकता है. विच कुड बी सेटिंग अप पॉलिसीज, setting up infrastructure and spending, because इंडिया जैसी कंट्री में स्पेंडिंग की देयर इज नो प्रॉब्लम. पैसा है, इंटेंट अगर है और टैलेंट है तो और क्या चाहिए. फिर तो आपको एग्जीक्यूशन ही है, और एग्जीक्यूशन वाले लोग हैं हमारे पास जो कर सकते हैं, चाहे वो इन चीज़ों की सेफ्टी को लेके है, चाहे सेटिंग अप प्रोटोकॉल्स हो गया, सेफ्टी हो गया, रेस्क्यू हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया इन चीज़ों का.
and everything is possible with the kind of diverse terrain we have, the conditions which are there all over the country, you know, such a huge country जहाँ आपके पास deserts भी है, mountains सब भी कुछ है, है, सब कुछ है। exactly. तो it's just the intent. माउंटेनिंग से लेकर सर फ्री फॉल, पैरामोटर, देन अगर नीचे चले जाएं तो डाइविंग तक सब कुछ कर सकते हैं। वही है, क्योंकि यू वोंट बिलीव लास्ट ईयर हम अलास्का गए थे। अलास्का में भी एक फैमिली से मिले, वो हैरान थे कि हम देनाली क्लाइम करने आए हैं, और मैंने उनसे पूछा कि आप कभी इंडिया आए? कहते हाँ हम इंडिया आए लद्दाख में बर्ड वॉचिंग के लिए। कोई अलास्का से यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए आ रहा है, तो मतलब कुछ तो होगा। एंड दैट इज जस्ट वन फैमिली वी मेट। कितने ही और लोग होंगे जो आना चाहते हैं, बट देन बिकॉज ऑफ यू नो इनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज दे आर नॉट एबल टू डू दैट। आपका जो पहला इंट्रोडक्शन था इनटू द वर्ल्ड ऑफ माउंटेनियरिंग, दैट वाज पैथेटिक, जिसके बारे में हमने ब्रिगेडियर मुखर्जी के पॉडकास्ट में भी सुना है सर। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम यू सर। तो मुखर्जी सर उस समय कैप्टन होते थे, नॉट द ब्रिगेडियर। जब मैंने आपका पॉडकास्ट देखा मैंने रियलाइज कि वो ब्रिगेडियर हो गए, एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्टनिंग, एंड ही इज़ अ जेंटलमैन। तो सर के साथ हमारा जो इंटरेक्शन था ड्यूरिंग IMA वे बैक इन 1998, तो जैसे सर ने बताया अपने पॉडकास्ट में, तो हम कैडेट थे, जेंटलमैन कैडेट। आफ्टर जेंटलमैन नाम में जुड़ा होता है सर, कहीं से महसूस नहीं होता। वो हमको पता है, अंदर की बात है वो, ठीक है। तो उस समय हुआ क्या था, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा मैं। 94 में जब मैंने इंडिया ज्वाइन किया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, यू नो। प्रॉपर सिविल बैकग्राउंड से आ रहा था, कोई रनिंग का कुछ नहीं था, पढ़ाई में ज़ीरो था, हर चीज़ में जिसमें हाथ डालता था सब में हालत बहुत ख़राब रहती थी। तो जब मैं IMA पहुंचा मैंने कहा कुछ बदलना चाहिए, और फिर मैंने कहा चलो माउंटेनिंग ट्राई करते हैं, एक अच्छा मौका है। बट हमारे एक DS होते थे कैप्टन SV सिंह, उस समय कैप्टन SV सिंह, एंड सर ने जो हालत ख़राब की, तो मुखर्जी सर वॉज देयर, SV सर वॉज देयर, एंड देयर वाज दिस बटालियन कमांडर फ्रॉम पैराफील्ड आर्टी, गिल सर। तो गिल सर वॉज द ओवरऑल हेड, और इनके साथ ये 2 मेन ऑफिसर्स थे। हम एक्सपीडिशन में गए माउंट केदारडोम, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। उससे पहले हम प्री ट्रेनिंग के लिए गए, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग हुआ, जैसे IMA में ट्रेनिंग होती है। IMA का ट्रेनिंग टिपिकल वैसी था, थोड़ा सा रगड़ा लगाया, हर चीज़ के लिए रोलिंग कर दो, हर चीज़। 1-2 बार रोप चढ़े, हो गया। तो हम जब एक्सपीडिशन में पहुंचे तो वहाँ पे पता चला कि माउंटेन्स डोंट नो कि आपका क्या ट्रेनिंग एंड ऑल, फॉर माउंटेन्स एवरीवन इज सेफ। तो चढ़ने लगे। देयर वाज अ पॉइंट कि हम एक्सपीडिशन की टीम जो थी समिट कैंप पे थी, रात को समिट पुश पे जाना था, एंड समिट पुश यानी फाइनल समिट पे जाना था। सारे कैंप्स खत्म हो गए, समिट कैंप पे बैठे हुए हैं, टीम वहाँ पे रेडी है, रात को समिट के लिए निकलना है, एंड एवलांच आ गया। एंड एवलांच जब आता है तो उस समय बचने की चांसेस नेग्लिजिबल है, यू नो, वी हैव सीन। एवलांच जो ब्रिगेडियर मुखर्जी जिसके बारे में बात कर रहे थे, वही एवलांच की आप बात कर रहे हैं? उनके टीम के ऊपर आ गया था। बिल्कुल। और आप उस टीम में नहीं थे? मैं उस समय बेस कैंप पे, समिट कैंप पे था कि जब ये वापस आएंगे उस समय हम नेक्स्ट में निकल जाएंगे, तो हमारा अगला नंबर था। और ये लोग जब ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये आवाज़ें आ रही थी काफ़ी, हमने कहा ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, समिट करके आ गए तो पार्टी टाइम चल रहा है, कल हम ऐसे करेंगे, कल हमने कहा हमारी बारी है, अब हमारा नंबर आएगा। तो जब आवाज़ें वगैरह आई तो शाम का टाइम था, मेरे को अच्छी तरह याद है, एंड देन वी रियलाइज कि कुछ अननेचुरल सा चल रहा है, मतलब इट्स नॉट अ सेलिब्रेशन वाली चीज़ नहीं आ रही। और हम ऊपर गए, एंड देन वी रियलाइज कि वहाँ पे जो हमारा मेडिकल असिस्टेंट जो था, नर्सिंग असिस्टेंट जो IMA का था, ही वॉज नो मोर। 98 की बात है, आई वॉज 22 ईयर ओल्ड, और उस समय तक अब आप अपने आप को प्रूव करने के उसमें रहते हैं कि ठीक है NDA में कुछ नहीं हुआ, IMA में यू विल डू समथिंग। और उस केस में हुआ क्या कि जब डेड बॉडी देखी एट 22 ईयर्स, ऐसा फ्यूज उड़ा कि एडवेंचर वगैरह अपनी जगह, पहले नॉर्मल लाइफ चलती रही, जान है तो जहान है, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। एंड देन दैट वाज द इंसिडेंट जिसके बाद से एडवेंचर वाज जीरो। एंड मुखर्जी सर ने जैसा उसके बारे में बताया, दैट वाज अ बिग सेटबैक फॉर अस, एंड नॉट जस्ट फॉर अस, आर्मी के लिए, IMA के लिए सब कुछ था, बिकॉज कहाँ आप एडवेंचर करने जा रहे हैं और यू कम बैक विद अ डेड बॉडी। तो दैट वाज अ बिग सेटबैक फॉर मी इन वे बैक इन 1998 जब मैं 22 साल का था, एंड देन टुक टाइम टू गेट ओवर इट। तो सर 98 से वो है समय कब आया जब आपने बोला यार कि अब ठीक है, बहुत टाइम हो गया, मैंने वो सेटबैक देख लिया, अब निकलना चाहिए बाहर? बिकॉज होता है ना सर कि थोड़े दिनों बाद या कुछ सालों में लगता है कि नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि एक ही सिंपल लाइफ चलती रहेगी, एक जैसी चलती रहेगी। और आज आप जहाँ पर हैं तो वो चीज़ 100% आई, तभी आप यहाँ पर पहुँचे सर। होता क्या है कि
जैसे 98 में ये हुआ तो उसके बाद से माउंटेनिंग से तो काफ़ी दूर हो गया मैं। तो मैंने अब फ़ौज में जैसे रहता है कि अगर फ़ौज में है तो क्रॉस कंट्री भागनी है, एनडीए में हूँ चाहे आईएमए में हूँ, उसके बाद कमिश्निंग हुई तो बीपीटी भागनी है, बच नहीं सकते। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि इवन इफ़ यू आर बैड, बट अगर आप वही चीज़ बार बार करते रहेंगे तो स्लोली भगवान को भी लगता है कि यार कुछ कर दो इसका। एंड देन आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग। एक बार क्या हुआ, आई वाज पोस्टेड इन रांची में बीपीटी का कंपटीशन था, ऑफिसर्स वाला, फैड रहते हैं सबके अपने अपने। तो बीपीटी कंपटीशन हुआ, उसमें आई केम फर्स्ट या सेकंड आया मैं उसमें बीपीटी में। तो मेरे सीईओ को लगा कि यार यही बंदा है। एंड मेरे को भी लगा कि ये कैसे हो गया, मैं तो इतना अच्छा था नहीं। लेकिन ये था कि बाकी सब आफ्टर कमिश्निंग धीरे धीरे गॉट बिजी इन अदर थिंग्स, मैं अपने रनिंग में लगाते तो उस केस में इंप्रूवमेंट चलती रही। और जब ऐसा हुआ तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब क्रॉस कंट्री वगैरह भाग लेते हैं, एंड रनिंग वगैरह चलता ना। देन फिर पहले रनिंग हुआ, फिर रनिंग के साथ मैंने कहा अब थोड़ा बोर हो गए तो इस साथ में साइकिलिंग कर लेते हैं, साइकिलिंग किया। फिर स्विमिंग कर लेते हैं तो स्विमिंग किया। उसके चक्कर में साइकिलिंग स्विमिंग रनिंग होने लगा तो मैंने कहा अब हाफ आयरनमैन कर लेते हैं, तो हाफ आयरनमैन पार्टिसिपेट किया। एंड एज लक वुड हैव इट, रिजल्ट्स अच्छे आने लगे। रनिंग में आए, चाहे बॉस्टन मैराथन का हुआ, चाहे ट्रायथलन करने को मिला। एंड देन जब ये सब रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, तो मैंने कहा अब क्या करें। तो फिर उसके बाद जब मैं अपने स्पेशल फोर्सेस यूनिट में पोस्टिंग गया तो एक बार ऐसी ऑफिस में बैठा था, लेटर आया कि टीम लीडर की रिक्वायरमेंट है एवरेस्ट के लिए। अब तब तक मेरा बेसिक कोर्स भी नहीं था, एंड बैकग्राउंड ये थी कि दैट इंसिडेंट जो 1998 का, एंड दिस वाज वे बैक इन 2018। तो 20 साल लगे मेरे को एक बैड एक्सपीरियंस से बाहर निकलने के लिए। एंड उस समय माइंडसेट ये था कि ठीक है, ये वॉलंटियर ये लेटर आया है, अगर मैं अप्लाई नहीं कर रहा तो वैसे भी नहीं जाना, रनिंग साइकिलिंग स्विमिंग कर ही दिया, हाफ आयरन में कर लिया, तो और कुछ करने का मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं। फौज की तरफ से एवरेस्ट करने का मौका मिलेगा तो हुल से नो, तो आई जस्ट अप्लाइड। सर आपने ये एडवेंचर वाला बहुत जल्दी में निकाल दिया। लेट मी जस्ट गो थ्रू आपके कुछ अचीवमेंट्स। आपने जो वो 400 मीटर्स के स्टेडियम पे जो रन्स होते हैं उसमें एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर यू हैव had 189 किलोमीटर्स। हाँ, तो एक उस समय क्या चल रहा था कि 400 मीटर के रन में तो एक यूनिक चीज़ चल रही थी उस समय। स्टार्ट ही हुआ था शायद कि मैं उस समय नेपाल से आया था फॉर डूइंग अ रेकी फॉर एवरेस्ट टीम के लिए, और दिल्ली पहुंचा तो मेरे को पता चला कि ऐसा कोई इवेंट चल रहा है। तो आई एम सिंस आई बिलोंग टू दिल्ली, तो मैंने कहा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेहरू स्टेडियम में था, तो 400 मीटर का एक ट्रैक था। तो उसमें क्या रहता है, 24 घंटे मिलते हैं आपको। उस 24 घंटे में आप चाहे 20 घंटे रेस्ट करो, 4 घंटे भागो या 24 घंटे भागो, इट्स अप टू यू। तो मैंने कहा पार्टिसिपेट कर लेते हैं, फिटनेस वगैरह भी टेस्ट हो जाएगी अगर एवरेस्ट जाना है तो उसके लिए। तो फिर उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं अपना हेल्पर था मेरे साथ, तो मैंने कहा यार तू मेरे को रास्ते में कुछ मतलब बीच में ज़रूरत पड़ेगी खाने पीने का तो मेरे को प्रोवाइड करते रहना। वैसे रहता है ऑर्गेनाइजर्स का, बट देन स्टिल आई थॉट। तो उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड वो फौजी डिसिप्लिन था। तो मेरा वो था कि मतलब 300 मीटर वॉक रन करेंगे, 100 मीटर वॉक करेंगे राइट फ्रॉम स्टार्ट। तो जब स्टार्ट भी होते एवरीबडी वाज लाइक कि रन करना है। मैंने कहा नहीं, मेरा अपना स्ट्रैटेजी है कि लेट माय बॉडी गेट वार्म्ड अप, एंड देन रादर देन कि पहले 10 घंटे भाग लिए उसके बाद 14 घंटे तक टाइम वेस्ट होता रहा। सो आई रिमेंबर जब पहला उसमें क्या रहता है, एवरी 1 आवर और 2 आवर दे गिव द रिजल्ट्स। तो पहले 2 आवर्स का जो रिजल्ट आया आई वाज लास्ट। फिर धीरे धीरे देयर वाज अ पॉइंट वेयर इन जो बाकी वहाँ पे एक और फौजी था, तो उसने मेरे को बताया कि सर आप 5th 6th चल रहे हो। मैंने कहा चल रहे हैं तो अच्छी बात है, बिकॉज वो डिसिप्लिन चल ही रहा था। आई वाज टेकिंग एडिक्वेट ब्रेक एवरी 400 मीटर के लूप में, 100 मीटर वॉक कर रहे हैं। तो वॉक रन करते करते बाय द टाइम इट फिनिश आई वाज सेकंड एंड विद 189 किलोमीटर्स। तो आप 24 घंटे तक दौड़ते रहे सर? हाँ, तो उसमें बीच में टॉयलेट ब्रेक हो गया, कुछ खाने का ब्रेक हो गया, बट जनरली ये था कि आई वांटेड टू बी मोर टाइम ऑन द ट्रैक रादर देन कि मतलब 20 घंटे पूरा तेज भागे एंड देन 2 आवर्स का ब्रेक लें या 4 आवर्स का ब्रेक लें। बिकॉज फौजीज में जनरली वो रहता है कि मतलब एंड्योरेंस इज प्रीटी हाई बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल, एंड ऑब्वियसली इट्स मोर ऑफ माइंड गेम 24 घंटे वाला। तो एंड सर आपने बॉस्टन मैराथन बोला, तो उसकी भी आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर। एंड शायद जितना मेरे को पता है कि उस साल केवल 7 लोग ही इंडिया से सेलेक्ट हुए थे या क्वालिफाई कर पाए थे। हाँ, तो बॉस्टन मैराथन का क्या है कि ये ओल्डेस्ट मैराथन है वर्ल्ड में एंड मोस्ट रिप्यूटेड। मतलब उसका अगर मैं स्टोरी बताऊंगा तो वो 1 घंटे लग जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा उसमें कंटेंट है, मतलब बॉस्टन मैराथन। तो इसमें पहली बात की है कि इट इज़ द ओनली रेस जहाँ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। ये नहीं कि मैं कल पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, मैंने फ्लाइट लिया, टिकट लिया एंड एंट्री हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो उसमें बेस्ड ऑन आपका एज क्या है वो डिसाइड करते हैं कि आप
किस टाइम में भागना चाहिए आपको क्वालिफाइंग मैराथन, उसके बाद ही भाग सकते हैं। जब मैंने क्वालिफाई किया था तो उस समय ओनली वन रन वाज देयर विच इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन बोलते थे उसे, जो भी TMM टाटा मुंबई मैराथन बोलते हैं, तो वो क्वालिफायर माना जाता था। एंड उसका स्टोरी ये है कि मैं 39 ईयर्स का था जब ये मैंने पार्टिसिपेट किया। 37 38 में भी ट्राई किया, बट उस समय मेरा एज जो था, मतलब टाइमिंग जो था 3 hours 28 minutes था एक बार। उसके बाद मैंने फिर ट्राई किया तो 3 hours अगेन 28 minutes आया। एंड मैंने कहा 1 साल तक मैं टाइम ही वेस्ट करता रहा, बिकॉज यू नो इट लॉट ऑफ फैक्टर्स अगर भागना है तो। किस टाइम पे आपको करना था? आपके लिए कट ऑफ क्या हो रहा था? हाँ, तो जब मैं जिस साल मेरा क्वालिफाई हुआ उस साल मेरा क्वालिफिकेशन टाइम था 3 hours and 10 minutes। 35 से 40 का एज ग्रुप के लिए 3 hours 10 minutes का 3 घंटे 10 मिनट में पूरी करनी थी। हाँ, 42.195 किलोमीटर जो है। तो मुंबई में जब मैं भागने लगा तो मेरे को फौज के कुछ जवान दिखे आगे, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार आज तो तुम्हें कराना ही है, बिकॉज 2 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, नंबर नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा सर आ जाओ, देखा जाएगा, करा देंगे। मैं ठीक है, चल रहे हैं बहुत अच्छा चल रहे हैं। एंड मैराथन में क्या होता है, दे से कि मैराथन स्टार्ट्स आफ्टर यू फिनिश 32 किलोमीटर्स। उस समय तक आपका वार्म अप ही चल रहा है, क्योंकि जनरली इफ यू स्पीक टू एनी मैराथन दे विल से कि यार 32-33 किलोमीटर तक तो सही चल रहा था, उसके बाद गड़बड़ हो गया। उसके बाद गड़बड़ इसलिए हुआ बिकॉज आपका डिसिप्लिन खराब है या आपका पेसिंग ठीक नहीं है, आपने स्टार्ट बहुत फास्ट कर दिया, है ना। तो मेरा क्या हुआ, 37-38 किलोमीटर्स तक सही चलता रहा। उसके बाद मुंबई में एक स्ट्रेच आता है, पेडर रोड बोलते हैं। तो जिसने भी मुंबई मैराथन भागा है उसको पता है कि पेडर रोड क्या चीज़ है। तो उसमें चढ़ाई आती है, वो चढ़ाई आई और मेरे क्रैम्प शुरू हो गए। मैंने कहा आज का दिन तो गड़बड़ हो गया। एंड आई न्यू कि 1 साल और मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज अगले साल ही क्वालिफायर रेस आएगी, है ना। तो मैंने कहा आज तो करना ही है, पूरी जान लगाई मैंने। एंड जब फिनिश लाइन पे पहुंचा, मैंने अपनी वॉच देखी एंड मेरे आंसू निकल गए। आंसू निकल गए इज अंडरस्टेटमेंट, आई टेल यू, बिकॉज यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3 years सर। आई बीन प्रिपेयरिंग। एंड जो टाइम था उसमें 3 hours 10 minutes एंड 28 सेकेंड आपने लिया 28 सेकंड से आप। मैंने कहा 28 सेकंड के लिए, मैंने कहा फिर से 1 साल मेरे को उतना। एंड बोस्टन मैराथन मीन्स एवरीथिंग इन लाइफ हैज टू रिवॉल्व अराउंड दैट, यू नो, दैट दोस हैव बीन माय लाइफ गोल्स जैसे रहे, तो एवरीथिंग वाज अराउंड दैट ओनली। काफी साइको है मतलब आप भी सर। अगर बोस्टन करना है तो होना पड़ेगा, मतलब ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि मैं ऐसे ही करके आ जाए और बोस्टन मैराथन हो जाए। यू हैव टू बी साइको। बहुत ही ज़्यादा सरदर्द था और मैं इतना रोया उस समय कि जितने भी फिनिश कर रहे थे सब मेरे को बोल रहे हैं, कहते यार आई वाज 8th इन माय एज कैटेगरी आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रनर्स। तो एवरीबडी वाज कि यार तू रो क्यों रहा है। मैंने कहा तुम्हें नहीं पता मेरे अंदर की क्या स्टोरी है, सो लेट्स कीप इट दैट वे। काफ़ी ज़्यादा ये चलता रहा। एंड मेरे को लग रहा है कि यार भगवान कहीं से कुछ मैजिक हो जाए, टाइम कम हो जाए, मतलब ना। एंड चल रहे हैं एंड रो रहा हूँ। तो एक मेरा फ्रेंड है राजेश, ही हेड्स द हैदराबाद रनर्स का ग्रुप जो है। तो मेरे को मिला, कहते रोमिल क्या हुआ। मैंने कहा ऐसा हो गया। कहता एज कितनी है। मैंने कहा 39। तो कहता है बोस्टन मैराथन तो नेक्स्ट ईयर है। मैंने कहा हाँ नेक्स्ट ईयर है। तो कहता बोस्टन मैराथन के लिए जो क्वालिफायर होता है इट इज़ टेकन ऑन द डे ऑफ द इवेंट, नॉट ऑन द डे ऑफ द इवेंट यू पार्टिसिपेटेड। आपकी एज उस दिन जिस दिन बोस्टन मैराथन हो रही है, उस दिन क्या है वो, हाँ जिस दिन दौड़ रहे हो उस दिन नहीं माना जाएगा। तो जब वो पता चला तो देन आई रियलाइज कि मेरा जो कट ऑफ टाइम था, आई वॉज इन अ डिफरेंट ब्रैकेट, क्योंकि मैं 40 उस समय क्रॉस कर रहा था। तो माई कट ऑफ टाइम वॉज 3 hours 15 minutes। ओके, तो आप सर 40 साल के हो गए और 40 से ऊपर उसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का जो उसका क्वालिफायर था, एंड वो टाइम माना जाता है सर। वो टाइम माना जाता तो आप क्वालिफाई कर गए और मैं क्वालिफाई कर गया। एंड देन बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि अगर मेरे को पहले से पता होता कि 3 घंटे 15 मिनट मेरा कट ऑफ है, बिकॉज जो भी भागता है ना उसको पता है कि 3 घंटे 28 मिनट से अगर आपने टाइम कम करना है, क्योंकि 2 साल से मैं 3 घंटे 28 मिनट पे ही अटका हुआ था, तो अगर मैं कम भी करता तो 3 घंटे 15 मिनट जो था उसी पे अटेम्प्ट करता, बिकॉज राइट फ्रॉम किलोमीटर 1 से मेरा वही पेसिंग स्ट्रैटेजी रहता। अगर मेरे को पता होता कि 3:15 है तो मेरा टाइम आता 3:15 28 या 3:15 समथिंग। सो गॉड वांटेड, सो दैट्स व्हाई आई सेड डेस्टिनी, नोबडी कैन बीट इट। और माउंटेन में जाके बहुत लगता है। एंड आपने बोस्टन कितने टाइम में किया सर? हाँ, उसके बाद बोस्टन मैराथन किया। नाउ उसके पीछे भी ये स्टोरी है कि माय वाइफ्स सिस्टर, यंगर सिस्टर इज बेस्ड इन बोस्टन। तो वाइफ ने डंडा दे रखा था कि तुम जानबूझ के क्वालिफाई नहीं कर रहे 2 साल से, बिकॉज मेरी सिस्टर वहाँ पे है। तो आई फेल्ट कि नो ये तो ज्यादा प्रेशर है। आई रिमेंबर आई वाज पोस्टेड इन जम्मू दैट टाइम। अब इज्जत की बात आ गई है। हाँ, तो फिर एंड देन ऑब्वियसली वी हैड अ फैमिली ट्रिप, बोथ माय डॉटर्स एंड वाइफ दे वेंट। जब सिस्टर है वहाँ पे तो जाना ही था। एंड देन वहाँ पे मैंने 3 hours 7 minutes में किया।
बॉस्टन मैराथन। एंड उसकी भी स्टोरी है कि आई शेयर यू वन इंसिडेंट। तो मैं बॉस्टन मैराथन भाग रहा था, एंड बॉस्टन मैराथन इज ह्यूज, 26,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड उसमें क्या रहता है, जो उस डेट का बेस्ट रनर है उसका वेब नंबर 1 होगा, जो सेकंड बेस्ट है उसका 2 होगा। तो 26,000 लोग होगा, जिसका 26,000 है वो सबसे लास्ट रनर है उस डेट का। तो मेरे को और ये सब वो 3 घंटा 10 मिनट 15 मिनट के सारे बीच में उतने बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ये हैं सर वो। सारे टॉप एथलीट्स हैं। मतलब अब जो 70 ईयर ओल्ड है उसका 4 आवर्स का कट ऑफ होगा, बट 70 ईयर से 70 ईयर्स है ना, वो तो रह गई। तो एंड उसमें क्या रहता है, मतलब पूरा सिटी, दैट्स अ हॉलीडे देयर, पैट्रियट्स डे दे कॉल इट। तो उस दिन पूरा छुट्टी होता है, एंड यू हैव कंप्लीट सिटी लाइंड अप ऑन द रोड। एंड वहाँ पे यू नो दे हैव स्क्रीम टनल, दे हैव लॉट ऑफ गर्ल्स देयर, बॉस्टन कॉलेज की, जो मतलब दे आर देयर फॉर किसिंग एंड ऑल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट रहता है। 26,000 लोग वहाँ पे लाइनअप हैं, ऊपर फाइटर प्लेन उनका स्टार्ट लाइन से पहले वो अपना वो कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। या सो यू फील यू नो फील ऑफ द इवेंट। और मैं भाग रहा हूँ उस रन में, एंड देन ऐसी एक बंदा मेरे को ना वहाँ पे एक कैन दे रहा है, तो हाइड्रेशन वगैरह के लिए जैसे रहती हैं, तो मैंने पकड़ लिया चलते चलते। अब जब मैंने पिया तो मैंने देखा बियर। मैंने कहा अरे तो बियर पकड़ा रहे। अब मैंने सिप तो ले लिया, अब मैं उसके सामने उसको फेंकूंगा भी तो वो भी अच्छा लगता है, डिसरिस्पेक्ट की, बेचारा खड़ा है वहाँ पे बियर लेके। तो मैंने एक सिप तो ले लिया, थोड़ी देर जाके फिर उसको साइड में फेंका। मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस बॉस्टन वाला अगेन 3-7 में जो फिनिश किया। सर आपने ये सुपर रैंडोन्योर साइकिलिंग इवेंट उसका भी यू होल्ड अ टाइटल आई बिलीव। हाँ, तो सुपर रैंडोन्योर में क्या रहता है कि आपको अगर एक सीजन में आप 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, तो रैंडोन्योरिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आप 200 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं तो आपको एक मेडल मिलता है, फ्रांस से आता है। बट अगर आप 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर एक ही सीजन में कर रहे हैं तो आपको ये सुपर रैंडोन्योर का अलग से मेडल मिलता है। तो मैं हैदराबाद में पोस्टेड था, एंड एज लक कुड हैव टाइम वगैरह था, मैंने कहा ट्राई करते हैं नई नई चीज़ें। तो जैसे बॉस्टन मैराथन हुआ तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ठीक है लेट्स ट्राई एंड डू अदर थिंग्स। तो मैंने फिर ये साइकिलिंग स्टार्ट किया, गुड कंपनी, गुड पीपल। तो 200, 300, 400 और 600 मीटर जब किया तो उस समय फिर मतलब अलग फीलिंग थी। एंड देन 600 किलोमीटर का बेस्ट पार्ट ये है कि दे इज ऑल टाइम्ड इवेंट्स। तो 40 घंटे वाला जाए तो 2 नाइट्स आपको बितानी है। तो जो सेकंड नाइट थी that was terrible, and I remember I was having some fever, and that's why I had some tablet, Quinine or something was there, और इतनी नींद आ रही थी मेरे को, मैंने कहा अब क्या करें। तो वो गोली खा रहा हूँ मैं कि कड़वा लगेगा, थप्पड़ मार रहे हैं मुंह पे या पानी डाल रहे हैं, बिकॉज साइकिलिंग करनी है तो फटीक बढ़ने पे लगा है, फटीक बढ़ रहा है तो नींद और ज़्यादा आ रही है। अगर वैसे नींद नहीं आ रही तो 40 आवर्स अगर आप चल रहे हैं तो नींद आ रही है तब भी करना। एंड दैट्स वेयर द ग्रुप कम्स, यू नो द टीम ऑफ अदर फ्रेंड्स हु वर आल्सो साइकिलिंग अलोंग। तो उनके साथ फिर फिनिश किया, एंड देन दैट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि हाँ भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है एंड यू आर स्ट्रगलिंग सो मच, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड दैट माइंडसेट वाला जो फौज हमें सिखाती है। तो दैट्स हाउ वी फिनिश दैट। अमेजिंग सर। एंड फिर सर आपने लद्दाख में, लेह में, मैं बोलूँगा कि लेह लद्दाख में एक ला अल्ट्रा 111 किलोमीटर की रन होती है, राइट। एंड उसमें आप एक रिकॉर्ड भी है शायद एक अपनी कैटेगरी। तो उसका कैसे आपको अब सूझा सर कि चलो पहाड़ में भी चल के दौड़ते हैं इतना सारा? तो सच बताओ तो इतना मेरा सोचना नहीं था। वो हुआ क्या कि जब मैंने बॉस्टन मैराथन किया तो आर्मी को पता चला, यू नो, बिकॉज तो आर्मी ने कहा कि यार चलो ये, मैंने बोला कि अरे ये छुपा हुआ था। हाँ, तो आर्मी ने कहा कि ये बंदा है, कुछ कर सकता है, बिकॉज जैसे आपने बताया उस समय 7 मेल्स थे जो बॉस्टन मैराथन के लिए पार्टिसिपेट करने गए। तो फौज ने कहा कि अगर इसमें इतना जोश है कि यहाँ से यूएस जा रहा है, बॉस्टन मैराथन वगैरह पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसको मौका देते हैं। तो दे मेड मी कैप्टन फॉर द आर्मी अल्ट्रा मैराथन टीम, एंड आई वाज यू नो ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट ट्रेनिंग एंड गियर एवरीथिंग, कैसे करना है, बिकॉज जब आप बॉस्टन मैराथन खुद कर रहे हैं तो यू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट रनिंग। तो दैट आई वाज अप्लाइंग फॉर द अल्ट्रा मैराथन, ये जो ला अल्ट्रा वाला था। तो ये रेस जो है क्लोज टू सियाचिन, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सुमुर, वहाँ से स्टार्ट होती है, एंड देन यू क्रॉस खारदुंगला पास एंड देन यू फिनिश इन लेह। सर एंड इसमें भी सेम वही फंडा मैंने अपनाया कि पहले जब रेस स्टार्ट हुई मैं था और एक जापानीज बंदा था, हम दोनों चल रहे हैं, एंड एवरीबडी वहाँ पे लाफिंग, यू नो, कि यार ये 111 किलोमीटर में अभी से पैदल चलने लग गए तो उनका तो हो गया काम। एंड आई रिमेंबर वी स्टार्टेड ओवरटेकिंग धीरे धीरे धीरे, बिकॉज उसमें फंडा ये लगा है कि पहले 5 मिनट जो है तो उसमें 4 मिनट वॉक करेंगे, 1 मिनट रन करेंगे, फिर उसके बाद 3 मिनट रन वॉक करेंगे, 2 मिनट रन करेंगे, धीरे धीरे रन का बढ़ाते रहेंगे टाइम, जिससे क्या होगा बॉडी का हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं। होता क्या है, एक बार जब हार्ट रेट बढ़ने लग गया तो उसके बाद नीचे नहीं आता जब तक आप रुकेंगे नहीं बिल्कुल। एंड इफ यू स्टार्ट स्लोली देन योर हार्ट रेट गोज अप ग्रेजुअली, और वैसे बढ़ते बढ़ते ये साइंस है पूरा। या बिल्कुल। सो यू हैव टू अप्रोच वेरी वेरी साइंटिफिकली इफ यू आर डूइंग, यू नो, दीज काइंड ऑफ
तो कितनी देर तक आप 5-4 या लेट्स से 4-1 फिर 3-2 करके? दैट्स इंटरेस्टिंग. सो व्हाट आई सजेस्ट इज you see during ट्रेनिंग, ये नहीं होता कि आप रेस डे में सोचो आप ये टेक्निक अपनाएंगे. तो आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं देन यू सी, हो सकता है आप 10 मिनट का चंक लेके चलें. फर्स्ट 9 मिनट्स यू विल वॉक, 1 मिनट यू विल रन एंड देन स्लोली बिल्डअप, है ना. तो धीरे धीरे यू सी व्हाट वर्क्स, इक्वेशन वर्क्स बेस्ट फॉर यू. जैसे मेरा क्या है कि उस रन में आई रिमेंबर 5 मिनट पहले वॉक कर रहा था, फिर 1 मिनट रन किया, फिर उसके बाद रन वाला पोर्शन जो बढ़ाते रहे, देन ये कम करते रहे वॉक वाला, एंड स्लोली वी केप्ट. बिकॉज आई रिमेंबर देयर इज दिस अनदर गाय, ही वाज आल्सो रनिंग, और वो भाग रहा है ऐसे कि मतलब 111 किलोमीटर में पहले 70 किलोमीटर भागेंगे. वंस यू रीच खारदुंगला टॉप, उसके बाद तो डाउन है, अब भागना ही है. लेकिन उसके बाद जान ही नहीं बचेगी, क्योंकि वी स्पेंट एवरीथिंग व्हाइल क्लाइंबिंग दैट खारदुंगला टॉप. और वही अगर आप खारदुंगला टॉप रन वॉक करके करेंगे देन यू विल बी एबल टू कैपिटलाइज जो डाउन स्लोप है. अदरवाइज डाउन स्लोप में यू आर स्ट्रगलिंग जब आपको तेज रन करना है. जो अपने एनडीए में सिंगड़ में सिखाते थे सर, यू रिमेंबर कि जब आप क्लाइंब करो जस्ट वॉक, जब नीचे आ जाओ तो आप दौड़ेंगे. तो यू हैव टू कंजर्व एनर्जी दैट वे, है ना. तो वही चीज, बिकॉज उससे पहले आई हैड स्पोकन टू फ्यू पीपल हु हैड डन दिस इवेंट अर्लियर, ला अल्ट्रा. तो उन्होंने मेरे को बताया कि ट्राई दिस स्ट्रैटेजी एंड ऑल, and then it worked. And then that year I remember out of 10 first 10 people, and they were 8 from the army team, and then obviously they saw the results, and then they got, then they gave me more assignments. Japanese guy, I don't remember क्या हुआ, but then he was not among the first 10. First 10 में आर्मी वाले थे और नेवी की टीम थी. and you stood second in that. I was the fastest in non लद्दाखी कैटेगरी, because पहले लद्दाख स्काउट्स वाले आने ही हैं. अगर वो नहीं आए तो उनको राशन पानी बंद हो जाएगा. नहीं, उनके तो जीन्स में है ही सर. आई मीन बोस्टन मैराथन और इस ला अल्ट्रा में क्या अंतर है? बेसिक ट्रेनिंग सेम है? बिकॉज एक तो ऑल्टीट्यूड का अंतर तो है ही सर. सी मेन डिफरेंस इज जहाँ पे अल्ट्रा आता है ना, अल्ट्रा इज एनी डिस्टेंस विच इज मोर देन मैराथन डिस्टेंस, दे कॉल इट अल्ट्रा मैराथन. तो उसमें क्या है, वो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है. वहाँ पे एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है. बोस्टन में आपको स्पीड भी चाहिए, यस, क्योंकि अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. If you focus on only endurance, then you are finishing maybe 5 hours 6 hours जितना भी है. But इसमें क्या है, प्योर endurance ही चलेगी. स्पीड इज ओके, आपका इतना वो, एंड आपको वो ऑल्टीट्यूड और उसका भी ध्यान रखना है सर. ऑल्टीट्यूड प्लस एलिवेशन वगैरह, क्योंकि खारदुंगला टॉप अगर आपने क्रॉस करना है तो अगेन यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट दो सेट ऑफ मसल्स व्हिच आर देयर. ये सब करने के बावजूद सर आपके लाइफ में एक डिप हो गया था, वेयर आप काफ़ी लो महसूस कर रहे थे सर, एंड देन समथिंग हैपेंस और यू कम बैक अगेन फाइटिंग. हाँ, तो हुआ क्या कि ये वाले जो फेज था वो सेकंड वाला फेज था जो मैंने अभी कवर किया है जहाँ से ग्राफ चढ़ना शुरू हुआ. एग्जैक्टली, क्योंकि जब मैं इंडिया में पहुंचा आई रियलाइज कि बाकी सब जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं. लाइक जैसे मैंने आपका परसों पोस्ट देखा था रंजीत झा वाला. रंजीत झा इज अ लेजेंड. आई वाज इन चीता स्क्वाड, ही वाज इन डेल्टा. मैं बीपीटी भागता था, पास नहीं हो रहा है. रंजीत झा 2-2 3-3 बंदों के वो राइफल उठा के जा रहा है. अब मैं देख रहा हूँ शर्म के हमारे मतलब कहाँ घुसे, समझ नहीं आता था. इफ यू हैव गाइज लाइक हिम, वेरी फॉन्ड ऑफ दैट गाय. सो मैं देखता था उसको कि यार इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है और हम सेम बंदे हैं, सेम खाते हैं, सेम राशन पानी है, फिर क्या प्रॉब्लम है. तो वो चीज़ें हिट कर रही थी कहीं. तो धीरे धीरे अब जिस चीज़ में हाथ डालो उस चीज़ में फेल हो रहा था. बीट क्रॉस कंट्री में 7th इनक्लोजर, या फिर एकेडमिक्स में 3rd डिवीजन. उसके बाद माउंटेनिंग का सोचा तो उसमें ये कांड हो गया. तो देयर वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट वर्किंग वेल. तो आई रिमेंबर 2008 की बात है, 8 या 9 की बात है. आई वाज पोस्टेड इन रांची में पोस्टेड था. मैंने कहा कि ऐसे तो लाइफ चलेगी नहीं, मतलब ना स्मार्ट भी नहीं है, हाइट भी कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई में 0 है, करियर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ईएमआई में बैठे हुए हैं, कुछ सेटिस्फैक्शन वाली जो चीज़ है वो मिल नहीं रही. एंड उससे मेरे को लगा कि यार कल अगर कुछ हो जाता है तो भगवान को बताने के लिए कुछ नहीं है कि तुम इस ज़मीन पे किस लिए आए. यू डोंट हैव एनी स्टोरीज टू टेल. जो किया उस चीज़ में 0 चल रहा है. एंड अभी भी याद है मेरे को, आई क्राइड एट 34. एज लक वुड हैव इट, लाइफ हैज़ नेवर बीन आफ्टर दैट सेम. एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड. बिकॉज उसके बाद कहीं से मेरे को पता चला कि IIT का एज एन EME ऑफिसर यू कैन अप्लाई फॉर IIT फॉर मास्टर्स. और उसके बाद मैंने अप्लाई किया. फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हुआ, बहुत मेहनत की मैंने. और प्रॉब्लम ये थी कि वो जो मैं बैगेज लेके चल रहा था, 3rd डिवीजन 3.47 मेरे को अभी भी याद है CGPA था मेरा. NDA का साइंस स्टूडेंट.
घर वाले आ रखे हैं कि बच्चा पास आउट हो रहा है एंड ग्रेजुएशन में, जब देखा सर्टिफिकेट तो ठीक है सेटबैक था, बट देन जब आईआईटी का मैंने सोचा तो फिर बहुत मेहनत की, वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने ऑब्वियसली बहुत सपोर्ट किया, एंड देन आई मेड इट टू आईआईटी। जब आईआईटी खड़गपुर पहुंचा तब पता चला कि हाँ इतने कद्दू नहीं है जितना अपने आप को समझते हैं, यू नो कुछ कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो। सो दैट रियलाइजेशन कि अगर आप मेहनत करें तो रिजल्ट्स आएंगे वॉज द टर्निंग पॉइंट, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स, देन फिर मैराथन्स, अल्ट्रा मैराथन्स और दैट साइकिलिंग, ट्रायथलन्स। इनफैक्ट उसके बाद जब मैं आर्मी टीम का इतना अच्छा रिजल्ट आया ला अल्ट्रा में, तो दे गेव मी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नॉर्दर्न कमांड एडवेंचर कप, एंड देन अगेन द टीम डिड वेरी वेल। या वी वर इन नॉर्थ ईस्ट जब कंपटीशन हुआ, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी केम रनर्स अप इन दिस इवेंट ऑफ आर्मी एडवेंचर चैलेंज कप। 21 पैरा ने भी पार्टिसिपेट किया होगा। 21 पैरा का वही था आपका टैंकर दिग्विजय वाज लीडिंग द टैंक सर वी हैड डन एक्सेप्शनली वेल आर्मी एडवेंचर का, हमारी अपनी टीम फील्ड होती थी सर। या आई रिमेंबर, तो दिग्विजय वाज देयर, दैट ईयर ही वाज देयर, सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू दिग्विजय कहाँ है लास्ट टाइम वी इंटरैक्टेड। तो सर ये आप इतना अच्छा कर रहे थे रनिंग में, मैराथन्स हो गए, अल्ट्रा रन्स हो गए, फिर अचानक से दौड़ते दौड़ते आप पहाड़ पर कैसे आ गए सर? मतलब आई केम टू नो कि मेरा एक कोर्समेट है वो बता रहा था कि आप फिर आर्मी टीम लेके माउंट एवरेस्ट भी गए हो। हाँ, तो वही जब मैं ऑफिस में बैठा था 2018 में, तो उस समय लेटर आया कि ये आर्मी इज लुकिंग फॉर एवरेस्ट। तो मैंने कहा साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग हो गया, ट्रायथलन, जमीन खत्म हो चुकी है अब। एंड देन एज लक वुड हैव इट दैट मेरून बेरे का शुरू से मेरे को था, एंड वो भी हो चुका था तब तक, बिकॉज मैं ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में था जहाँ पे जंप्स वगैरह हो गया। तो मैंने कहा अब नेक्स्ट क्या बचा, तो मैंने कहा माउंटेनिंग का। एज सच मैं माउंटेनिंग कुछ कर नहीं रहा था, तो मैंने कहा अप्लाई कर देते हैं, नहीं हुआ तो वैसे भी नहीं हो रहा सब। और जब अप्लाई किया तो एज लक वुड हैव इट, उस समय वी हैड जामवाल हु वाज कमांडिंग अ यूनिट, ही हैड डन एवरेस्ट 3 times, एंड दूसरी तरफ शेखावत सर, उन्होंने एवरेस्ट कर रखा है, वो वहाँ पे सेम एस्टैब्लिशमेंट। अब मैंने कहा ये दोनों बैठे हुए हैं तो अपना नंबर कहाँ पे आएगा, बिकॉज जर्नी वही रहता है कि पहले किसने किया है उसको भेज देते हैं, सारी अच्छा रहेगा। बट वो कहते हैं डेस्टिनी वाली बात। तो हमारे जो बॉस थे आईजी जर्नल बेस्ट, उन्होंने कहा इस बार हम उसको भेजेंगे जिसको नया एक्सपीरियंस है, जिसने पहले कर लिया उसको भेजने से ही डिडंट फाइंड मच यूज इन दैट। एंड आउट ऑफ अबाउट 20-22 पीपल हु अप्लाइड एज अ वॉलंटियर फॉर एवरेस्ट टीम लीडर, आई गॉट सेलेक्टेड। बॉस ने मेरे को बुलाया दिल्ली में, कहते हैं कि रोमल जाओगे? मैंने कहा सर एवरेस्ट के लिए तो मना नहीं करेंगे। मेरे को कहते ठीक है। एंड देन हमारा जो कॉन्फ्रेंस था उसमें चक्राता में, तो बॉस ने अनाउंस किया, जब तक अनाउंस नहीं किया इट वाज ऑल डाउटफुल, बॉस ने अनाउंस किया दिस टाइम रोमल विल लीड द एवरेस्ट टीम। एंड यू वोंट बिलीव, तब तक मेरा बेसिक कोर्स नहीं था, एडवांस कोर्स नहीं था, माउंटेनियरिंग का कुछ नहीं था, सीधे एवरेस्ट के लिए। फौज में एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट। तो आपको कराया होगा सर फिर? हाँ, उसके बाद तो मैंने बॉस को बोला, मैंने कहा सर अब आपने टीम लीडर बना दिया तो लेट मी ट्रेन द टीम माई वे, बिकॉज यू नो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। जितने भी मेंबर्स हैं एवरीबडी इज यू नो मोर एक्सपीरियंस। एंड टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, आज तक इंडियन आर्मी के 6 लोगों ने एवरेस्ट किया विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, और 5 जो थे उसी एस्टैब्लिशमेंट के थे जिससे मेरे को लीड करना था। तो इमेजिन मेरी टीम कितनी स्ट्रांग रही होगी, और मैंने बेसिक कोर्स भी नहीं कर रखा। तो मैंने बॉस को बोला, मैंने सर एवरेस्ट तो लीड करेंगे बट लेट मी ट्रेन माई वे। एंड हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो बीइंग व्हाट ही इज। उन्होंने कहा रोमिल तेरे को जो करना है 1 साल तक विल नॉट टच इट। एंड दैट्स वेयर मेरे को याद है वी हैड 1 4 वहाँ पे ले में यूनिट थी, उससे 4 लिया। 3 ऑफिसर हम आगे बैठे थे, पूरे जवान पीछे बैठते थे, और उसमें पूरा टेंट वेंट राशन पानी सब लोडेड है। जहाँ हमने मन किया वहाँ पे गाड़ी रोकी, आसपास के जो पहाड़ मेले चढ़े, टेंट वेंट लगाया, वहाँ से पैक किया, फिर दूसरी जगह गए। पूरे 1 साल तक हमने यही किया, जिसमें से बेसिक, एडवांस, रेस्क्यू और स्पेशल एवरेस्ट का कोर्स हमने सियाचिन में किया। हमने कहा ये हमने, बिकॉज वही रहता है ना ओनरशिप वाली फौज में जो सिखाते हैं कि एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया तो आपकी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कि मतलब आपने ट्रेनिंग में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया और किसी बंदे का कुछ मतलब कोई इंजरी हो गई, या आई मीन यू नो एवरेस्ट में हाउ थिंग्स हैपन। सो दैट्स हाउ माउंटेनिंग थिंग्स स्टार्टेड। ब्यूटीफुल सर। फिर व्हाट डिड यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग सर माउंटेनियरिंग में? अब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, अभी हम बात कर रहे थे सर, तो सबसे चैलेंजिंग उनमें से क्या था? मैं अल्ट्रा मैराथन था उस समय तक, तो मेरे को ये था कि यार माउंटेनियरिंग में ऐसा क्या है, हम तो मैराथन भागते हैं, बोस्टन मैराथन किया ये हो ना। एंड आई रिमेंबर उसके बाद हमने पहली पीक
चूज़ की स्टोक कांगड़ी। स्टोक कांगड़ी जो है अभी बंद हो गई, बट उस समय 2018 में इट वाज ऑपरेशनल, वहाँ पे क्लाइंब वगैरह करते थे। तो जब मैं क्लाइंब करने गया मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई, मैंने कहा नीचे जाते मैं वॉलंटियर बंद करूँगा, ये मेरे से नहीं होगा, बिकॉज माउंटेनिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है। एंड आई रिमेंबर जब मैं क्लाइंब समिट पे जा रहा था तो एक बंदा है, उसने मेरे को हुक किया कि यार टीम लीडर है, इसको तो सबमिट कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा नीचे हेडक्वार्टर में आके क्या जवाब देंगे। वो बंदा मेरे को खींच के सबमिट ले गया और मैं बेवकूफ़ वहाँ पे जाके, अब एक्सपीरियंस था नहीं उस समय तक, बेसिक भी नहीं किया था, बेसिक हमने बाद में किया स्टोक के बाद। तो मैंने टोपी वोपी उतारी, मैंने कहा अच्छी फोटोग्राफ आई, वरना समिट में कौन पहचानेगा। ऐसा ऑल्टीट्यूड हिट किया ना मेरे को वहाँ पे, बिकॉज सबसे हाईएस्ट पॉइंट था उस दिन का मेरा जो क्लाइम किया था। और टोपी वोपी उतार के फोटो ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद तो चक्कर आ गया मेरे को। बंदे ऐसे खींच के मेरे को नीचे लाए, वहाँ पे फिर चाय पिलाया, सूप पिलाया, तब जान में जाने। मैंने कहा यार नीचे जाते ही मैं पहले फ़ोन करूँगा कि सर मैं 2 अल्ट्रा मैराथन दौड़ लूँगा। हमसे ना हो पाएगा, ये वाली फील आ गई बिल्कुल। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा। बट वो ये शर्म की बात है, ऑफिसर है, बंदों के सामने, जवानों के सामने कैसे वहाँ पे आके बोले। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में गए, वहाँ पे भी सेम यही हुआ। जब चढ़ रहा था रोता रहा। मैंने कहा यार उतरते तो हंसते हुए उतरते हैं। उसके बाद तो बहुत, मतलब वही रहता है ना, द मोमेंट यू रीच द टॉप एवरीथिंग चेंजेस। माउंटेन्स का ये रहता है, जब आप चढ़ रहे हैं नोबडी एंजॉयज। अब ठीक है, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, बट आई रिमेंबर 7000 भी हमने किया तो रोते रोते किया कि यार वो कुत्ते की पूंछ वाली चीज़ है, बार बार चढ़ते हैं, रोते रहते हैं। एंड देन यू वंस यू देयर ऑन टॉप, इट्स अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, यू नो, कि आपने कुछ अचीव किया लाइफ में। तो इट्स लाइक यू नो योर प्रोबेशन थिंग, वंस यू डूइंग इट यू नो यू हैव टू डू इट इवन वंस यू आर नॉट एंजॉइंग। सो वो फीलिंग थी। एंड देन सब्सिक्वेंटली वी क्लाइम्ड। सर जब आप एवरेस्ट एक्सपीडिशन की ट्रेनिंग कर रहे थे तब आप लोग सियाचिन में भी ट्रेन कर रहे थे, एंड उस टाइम शायद कोई एक एवलांच आया था जिसमें पूरी टीम फंस चुकी थी। सो हाँ, उस समय तक आई थिंक दैट वाज द क्लोजेस्ट आई हैव एवर कम टू डेथ, बिकॉज एवलांच का मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था वो 1998 का था, है ना। और आई रिमेंबर हम उस समय समिट कैंप पे थे और 3 दिन से स्नोफॉल चल रहा था। तो नीचे से वही रेडियो सेट पे मैसेज आया कि रोमिल ऊपर नहीं जाना बिकॉज कंडीशंस खराब है। मुझे ये लगा कि अभी हम 5500 पे बैठे हैं और 5500 पे भी अगर हम सबमिट करने नहीं जा रहे तो एवरेस्ट 8800 कैसे जाएंगे। तो दिमाग में ये था, इतना एक्सपीरियंस था भी नहीं कि क्या बुरा हो सकता है। तो हम चल पड़े, 15 लोग थे हम क्लाइम करने। आई वॉज द लास्ट, बिकॉज मेरे को ये था कि एज ए टीम लीडर आई शुड मेक आउट फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज ऑफ पीपल कि किसका आज का दिन ठीक नहीं चल रहा। जैसे एक बंदा वो पीछे से अगर डंडा मार रहा है आगे वाले को तो उसका रोज का है, वो पंगे लेने वाले काम है। तो अगर वो उस दिन वो फॉलो नहीं कर रहा तो मतलब देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट राइट। तो मैं इसलिए लास्ट में चल रहा हूँ। सबके चल रहे हैं स्नोफॉल के बीच में एक ठक आवाज आई, एंड बिफोर आई रियलाइज देयर वाज अ स्नो बॉल कमिंग टुवर्ड्स अस। और एवलांच में इसी बात कैसे सर स्नोफॉल कमिंग टुवर्ड्स यू, मतलब तो हुआ क्या कि जब हम चल रहे हैं तो जो फ्रेश स्नोफॉल हुआ है वो स्टेबलाइज नहीं हुआ माउंटेन में। तो उसमें क्या रहता है, जब डिस्टर्बेंस होती है, यू नो, पीपल आर वॉकिंग, तो उसकी वजह से क्या है, स्नोबॉल बन रहा है, एवलांच जनरेट हो रहा है, ट्रिगर हो गया जिसे बोलते हैं ना। तो जब एवलांच ट्रिगर हुआ वो एज अ स्नोबॉल धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने पे लगा, बिकॉज जब वेट पड़ के नीचे आ रहा है तो वो बॉल का साइज बढ़ने पे लगा, मोर स्नो इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड। तो आपके नीचे के वाइब्रेशन से ऊपर कहीं से स्नोबॉल, करेक्ट, ऊपर कहीं से आवाज़ आई एंड देन वो नीचे की तरफ आ रहा है। और मैं लास्ट में जब तक मैंने उसको देखा और मैंने कहा चलो टर्न करके साइड में, दैट्स व्हाट दे से कि सिखलाई ये बताती है कि जब एवलांच आ रहा है तो यू मूव ऑन अ डिफरेंट पाथ अवे फ्रॉम द एवलांच वाला जो रनवे जोन है। बट इतना टाइम होता नहीं, सिखलाई और ऑन ग्राउंड में यही अंतर है कि जब तक आप टर्न करके बाएं दाएं मुड़ेंगे तब तक काम हो जाता है। और वही हुआ, जब तक मैं मुड़ा तब तक मैं एवलांच के अंदर था। और जब मैं एवलांच के अंदर था तो मेरे को याद आया कि यार पिछला एवलांच जो था उसमें तो एक की डेथ हो गई थी और इस समय तुम टीम लीडर हो, तुम्हें पता था कि आज नहीं आना, और फिर तुमने मतलब अपने ईगो के चक्कर में, इनएक्सपीरियंस या बेवकूफ़ी में आपने मरवा दिया लोगों को। और जब ये थॉट दिमाग में चल रहा है ना तो मेरे को ये भी चल रहा है कि यार अगर मैं सोच रहा हूँ इतना तो लाइफ तो है, मरा नहीं हूँ अभी तक। मतलब ना वो चीज़ चल रही है कि इतना तो थॉट चल रहा है कि मतलब ज़िंदगी है, और जब ज़िंदगी है तो होप है। तो मैंने कहा यार कुछ करते हैं। एंड जब तक ये चल रहा है तब तक आई रियलाइज कि आई वाज वेस्ट डीप इन स्नो एंड देन खड़ा बड़ा हो गया मैं, एवलांच बंद हो गया। एंड आई वाज यार
भगवान ने बचा लिया आज, इसके बाद नहीं करना कुछ। एंड देन आई टर्न्ड बैक और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या मैंने देखा। तो दे से कि एक बार जहाँ एवलांच आता है ना, वहाँ रास्ता बन जाता है, और चांसेस ऑफ नेक्स्ट एवलांच इज वेरी हाई। एंड बाय द टाइम आई टर्न देयर वाज अ सेकंड एवलांच, और जब सेकंड एवलांच का मैं टर्न करता तब तक तो मैं फिर से एवलांच में, और पिछली बार 7-8 टाइम्स आई वुड हैव रोल्ड फ्रंट रोल्ड, इस बार तो 10-15 बार चक्कर खा गया मैं। और मैंने कहा कि यार बचना होता तो भगवान आज बचा लेता। जब सेकंड एवलांच आया ना, तो दैट मीन्स मूड ठीक नहीं लग रहा इस बार भगवान बुला रहा है अभी कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा, पंगे जितने लेने थे अब आ जाओ, टाइम हो गया। और फिर दिमाग में वही चल रहा है कि यार इतना मैं सोच रहा हूँ तो जिंदगी तो है, मतलब अभी तक मरे नहीं, हम चल रहा है लाइफ। एंड देन वी सर्वाइव्ड एंड देन आई टर्न्ड बैक एंड देन आई रियलाइज। तो व्हाट यू डू फर्स्ट थिंग इज कि सबसे पहले आप गिनते हो कि यार पूरे लोग हैं नहीं है, एंड देन काउंट अप हमने स्टार्ट किया 1 2 3। आप निकले कैसे बाहर? मतलब इतना सीवियर नहीं था एवलांच कि कुछ हो, निकल गए। मतलब थोड़ा शोल्डर डीप था, 1-2 बंदे आए जो फ्रंट में थे, वो आउट थे, तो उन्होंने हेल्प कर दिया, निकल गए। बिकॉज सबसे पहले चीज आपको पता नहीं चलता कि आप खोदना कहाँ Exactly, शुरू करें, हाँ। बिकॉज आपका ओरिएंटेशन हिल जाता है। So it wasn't that big an avalanche. Sir. Otherwise ये बोलते हैं कि you spit and see कि मतलब you are facing जा की down. तरह है, हाँ। हाँ, ये वैसे ये स्नो पॉकेट बनाना है आपने जिससे आप ब्रीद कर पाए थोड़ी देर तक, तो उसमें निकल गए। एंड ये हुआ कि काउंट करते हैं कितने लोग हैं, कि कुछ क्योंकि किसी का बैकपैक चला गया, किसी का गॉगल्स निकल गए, नोबडी इज देयर टू सर्च करने का मतलब नहीं है, बिकॉज ये भी डर था कि तीसरा ना आ जाए, क्योंकि तीसरा एवलांच आ गया तो फिर तो हिम्मत ही टूट जाएगी टाइप ना। एंड देन फटाफट हमने काउंट किया, एंड 15 की काउंटिंग इतनी ज़्यादा कभी मेरे को नहीं लगी इतना टाइम जितना हमें उस समय लगा फील, बिकॉज यू वेटिंग कि कब व्हेन यू विल से 15। तो जब 15 बोला तो जान में जाने की एटलीस्ट जिंदा है। एंड देन एक लड़की थी हमारी टीम में, वो बहुत तेज तेज रो रही थी, तो हमें लगा कि इसका या तो पाँव टूट गया या शोल्डर कुछ हो गया। एंड वी रियलाइज इट वाज जस्ट अ पैनिक अटैक, बिकॉज 22 साल की थी वो, इतना ज़्यादा कभी मतलब एवलांच वगैरह तो कौन देख पाता है, बचता ही नहीं है कोई, तो बच गई, तो वही लगा। एंड देन उसके बाद हमने कहा जो जहाँ है भागो, एंड देन वी केम टू बेस कैंप। एंड आई थिंक सर इवन एवरेस्ट में आपके काफ़ी एक्साइटिंग तो नहीं बोलूँगा मैं, नॉट सो एक्साइटिंग एपिसोड्स हुए हैं सर। एवरेस्ट तो एवरेस्ट है सर, बिगेस्ट चैलेंज, एंड यू आर लिटरली क्लोजेस्ट टू द गॉड, बिकॉज इसके ऊपर आप जा नहीं सकते भगवान के पास। तो हाँ, जो सबसे ज़्यादा एपिसोड रहा वो ये रहा कि 22 मई 2019 इज द डे जिस दिन इफ़ यू फॉलोड माउंटेनिंग, एक निर्मलपुर जा करके माउंटेनियर हैं, Yes. 14 पीक्स वाले, तो उन्होंने एक फोटो डाली थी उस दिन की जिस दिन ट्रैफिक जाम फेमस हुआ। तो उस दिन हमारा दिन था समिट का। तो हुआ क्या कि हम तो वो भीड़ में आप भी थे? भीड़ में हम भी थे। तो हुआ ये कि फौजी टीम थी और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, मतलब इससे स्ट्रॉन्ग टीम हो ही नहीं सकती। तो जब हमने स्टार्ट किया, हमने सोचा हम बड़े स्मार्ट हैं, हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और ट्रैफिक से बच जाएंगे, बिकॉज हमें पता चल गया था कि बहुत भीड़ है उस दिन। तो जब हम जैसे हम गुड़गांव जाने से पहले सोचते हैं कि जल्दी चले जाए। तो जब हमने अपनी स्मार्टनेस के लिए टेंट से बाहर निकले तो हमारी हालत खराब हो गई, बिकॉज सबकी लाइट नजर आनी है। वहाँ पे एक ही रोप रहती है जिसमें सबको चलना है, बाकी सब भी हमसे ज्यादा स्मार्ट थे। वो ज़्यादा स्मार्ट निकल गए। तो सब लाइट्स की पूरी लाइन ली हुई। अब हमने कहा यार आज तो शामत आ गई हमारी। तो अब फौजी टीम थी तो हमने रोप छोड़ा, हमने कहा सब स्ट्रांग है, तो उनको ओवरटेक करते करते हम निकल गए आगे। वो आप कर सकते हैं सर? हाँ, वो कर सकते हैं, कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि मतलब कौन कैसे है। तो अगर आप स्ट्रांग हैं तभी आप छोड़ेंगे, अदरवाइज क्या होता है कि अगर आपने क्लिप नहीं किया और आप स्लिप कर गए तो यू स्लाइड डाउन इफ़ यू आर नॉट ट्रेन्ड। तो हम समिट पहुंच गए, सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारा समिट था। समिट रोप अप के जहाँ जहाँ भीड़ थी वहाँ ओवरटेक करते एक पॉइंट ऐसा है कि हम आगे पहुँच गए, तो फिर रोप के साथ साथ करके समिट पहुँच गए। अब समिट से नीचे भी आना है, ऊपर तो रहना नहीं है। तो जब नीचे आ रहे हैं तो देखा हमने भीड़ आ रही है बहुत। अब हमने कहा कि लोगों को निकलने देते हैं, हिलेरी स्टेप करके फ्यू प्लेसेस है जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। यस। तो हमने कहा हमारा समिट तो हो गया, वी कैन नॉट बी सेल्फिश कि बाकियों को भी अलाउ करना है। इज इट द सेम रोप फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन? सेम रोप, यू डोंट हैव द लग्जरी कि एक रोप ऊपर जाने के लिए एक नीचे आने के लिए। तो हम वेट कर रहे हैं कि ये लोगों को आने देते हैं। अब दिमाग में ये नहीं आया कि आप वेट तो कर रहे हो लेकिन ऑक्सीजन तो आप यूज़ कर रहे हो। तो जब आप ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो एक पॉइंट आया कि मैंने शेरपा को बोला, मैंने कहा यार ऑक्सीजन खत्म हो गई। वो कहते नहीं ऑक्सीजन है। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार जब मैं मास्क निकाल रहा हूँ तब तो ब्रीदिंग हो रही है,
लेकिन जब मास्क लगा रहा हूँ तो सफोकेट हो रहा हूँ। तो शेरपा भी 8000 मीटर के ऊपर, तो जैसे हम बोलते हैं डेथ जोन है, तो वहाँ पे सबकी क्षमता रहती है। तो नीचे उतरने के लिए अब ऑक्सीजन नहीं है। अब हमने कहा कि लोग तो आ रहे हैं, अब भाड़ में जाएं लोग, जान तो बचानी है। जैसे बोलते हैं फ्लाइट में कि पहले मास्क अपने लगेगा तभी दूसरे को लगेगा। तो हमने धक्का वक्का मार के नीचे चलना शुरू किया। अब धक्का मुक्की चल रही है, लोगों को ऊपर चढ़ना है, इतना टाइम एनर्जी एफर्ट लगा के आ रहे हैं। तो वो करते करते हम नीचे 12 lakhs का तो आई बिलीव परमिट है। परमिट है। दिस ईयर ऑनवर्ड्स $15,000 का एवरेस्ट का परमिट है, एंड दैट इज ओनली द परमिट पार्ट। उसमें आप क्लाइंब कर पाएं या नहीं कर पाएं सर, वो वन टाइम वो है। अगर आप गए घर में ही बैठे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। परमिट तो आपने, परमिट का पूरा जो कॉस्ट है वो है। एंड वो सर वन टाइम उसके लिए होता है, ड्यूरेशन के लिए, 1 सीजन। 1 सीजन। तो आपने अगर ऑटम का परमिट लिया है तो ऑटम है, स्प्रिंग का लिया है तो स्प्रिंग का परमिट है। तो हम नीचे उतरने, ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो क्या करें, फिर तो खत्म है लाइफ। उस समय क्या रहता है कि आप भगवान से सबसे करीब हैं, उससे ज़्यादा आप ऊपर जा नहीं सकते। तो एक बार लगा कि दी एंड हो गया। बट वो बिलीफ वाली चीज़ जो रहती है ना माउंटेनियर्स में काफ़ी रहती है कि मतलब डेस्टिनी एंड जो बोलते हैं कि जिस दिन होना होगा उस दिन होगा। और मुझे पता नहीं क्यों लगा, मैंने कहा आज के दिन भगवान से थोड़ा दूर रहना है। तो हुआ क्या, गले में मैं एक पहनता हूँ थ्रेड, ये हमें दिया था हिज होलीनेस ने। हमारी टीम ब्लेसिंग्स के लिए गई थी बिफोर द क्लाइंब। तो एज ए टीम लीडर थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज थी, तो मैं हाथ मिलाया तो मिले, एंड हिज होलीनेस ने टीम को एड्रेस किया एंड उन्होंने फिर थ्रेड दिया। एंड तब से मैं पहनता हूँ। अब पता नहीं कौन सा वाला थ्रेड है, बिकॉज बाद में काफ़ी नेपाल जैसे जाते रहते क्लाइंब किया। इनफैक्ट मेरी डॉटर ने भी जब सुना एक टॉक में कि ऐसा मैं बोला, तो उसने मुझसे मांगा कि पापा दो, तो शी ऑल्सो वेज इट नाउ। कि मुझे लगा कि जब तक मेरे पास ये है तब तक कुछ गलत नहीं हो सकता। और जब ये बिलीफ था दिमाग में, तो वही डेस्टिनी वाली चीज़ है। एक मेरा टीम का मेंबर था, वो पीछे से आ रहा था, उसने देखा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ एंड उसने पूछा कि सर क्या हुआ। मैंने बोला कि ये है, एंड उसके पास आधा सिलेंडर था ऑक्सीजन का जो कि बचा हुआ था, उसने मेरे को दिया और उसी की बदौलत आज यहाँ पे बैठा हूँ। अदरवाइज भगवान के पास ही थे। आधा सिलेंडर कितना लंबा खींच देता है सर? तो उसमें इतना था कि मैं बेस कैंप, जो समिट कैंप था वहाँ पे जा सका सही सलामत। बीच में स्नो ब्लाइंडनेस हुआ, उस समय मैंने शेरपा को बोला कि आप मेरे आगे चलो, बट शेरपा की भी हालत अच्छी नहीं थी, तो मेरे को ही आगे लीड करना पड़ा। रोप थी तो उसके साथ साथ, एंड जब समिट कैंप पहुँचे दिन मेरे को लगा कि एज ए टीम लीडर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरे को एक दिन और स्टे करना पड़ा, बिकॉज हमारा जो सेकेंड टीम था वो नेक्स्ट डे समिट कर रहा था। सो वी डिडंट वांट कि ऑल एग्स इन वन बास्केट वाला, हमने टीम को 2 में डिवाइड किया। और जो सेकंड टीम थी वो फिर नेक्स्ट डे गई। मैं समिट कैंप से पूरा कंट्रोल कर रहा था ऑन रेडियो सेट की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वी कैन हैंडल इट अकॉर्डिंगली। सो दैट्स हाउ दैट माउंटेनियर्स में बिलीफ इन डेस्टिनी एंड वो सारी चीज़ें ज़्यादा आ जाती है। सर थैंक यू sir. सो मच सर। मतलब यू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम एंड वी रियली अप्रिशिएट जो भी आप कर रहे हैं सर, और आपकी कंपनी कर रही है सर। हैट्स ऑफ टू इट, रियली प्राउड ऑफ इट एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर। आई एम श्योर आपकी कंपनी और आप लोग से एंटायर फेस ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग इज गो टू चेंज। थैंक यू सो मच। अब इंडियन माउंटेनियरिंग कितना चेंज होगा उसके बारे में कांट कमेंट, बट हाँ जैसे हर फौजी का रहता है, जो काम कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं एंड कोशिश करेंगे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स द कंट्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जय हिंद सर। जय हिंद सर।